हेलो एवरीवन। सो आज अपनी एसएमआर स्टार्ट हो रही है। ये रिवीजन बहुत काम आने वाला है। आपके सारे पॉइंट कैसे रिवाइज करने, ये आपको हेल्प करेगा वन डे गैप के अंदर। जब आपका मैथ्स के पेपर के पहले 1 और 2 दिन का जो गैप है, उस गैप के अंदर आपको वन डे के अंदर पूरा सिलेबस कैसे रिवाइज करना है, वो आज के ये 2 घंटे आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अब इसमें हम पूरा रिविजन करेंगे और उसके बाद केबीसी भी साथ के साथ खेलेंगे, क्योंकि आप लोग हमेशा ऐसे खेलते थे। तो आज आप लोगों की तरफ से रहेगा, हर एक चैप्टर के बाद 5 क्वेश्चंस रहेंगे जिनका आपको क्विकली आंसर देना है, और वो 5 क्वेश्चन लेक्चर में से ही होंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं अपन। आर यू रेडी? आर यू रेडी? आर यू रेडी एवरीवन? 4 चैप्टर 2 घंटे में विद एमसीक्यू। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर यू गाइस। ओके, आप लोगों के लिए भी ये समझना, रिवीजन करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बिल्कुल हाई जोश के साथ, फुल कंसंट्रेशन के साथ तैयार हो जाओ। एक एक मिनट कीमती है, पेन पेपर साथ में ले लो। ओके, सो तैयार हैं, हम तैयार हैं, वी आर रेडी टू फाइट। आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, रियल नंबर में किस किस टाइप के क्वेश्चन आ सके, हमने वन शॉट रिवीजन में भी ऑलरेडी किया है, बट यहाँ पे हमें पूरा रिवाइज करना है 4 चैप्टर इन 1 आवर। तो फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एचसीएफ एलसीएम, वर्ड प्रॉब्लम आएंगी आपके। एचसीएफ एंड एलसीएफ, रिलेशन फॉर्मूला क्या होता है, रिलेशन फॉर्मूला बिल्कुल तैयार है ना। फाइंड टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग नंबर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, कौन से नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग रहते हैं। फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, है ना, इसका वेटेज पूरे अपने आज 20 मार्क्स पक्के करने हैं आपको। ठीक है ना, अप्रोक्सीमेट पूरा हाफ सिलेबस। अब रिवीजन के लिए तैयार हो जाओ। जैसे जैसे मैं रिवाइज कराती जाती हूँ, रिवाइज कर लेना। विद इन 15 मिनट्स हम पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेंगे और उसके बाद खेलेंगे केबीसी। ओके, सो रियल नंबर कितने पार्ट्स में, मेरे साथ साथ आप लोगों को चैट में अपने आंसर भी लिखने हैं। कई बार मैं आप लोगों को स्पीड में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, आप लोगों को जितना आपको आता है ना, चैट में लिखते जाओ। मतलब लिसनिंग स्किल और साथ के साथ राइटिंग स्किल, पूरा आपको क्या क्या याद है बिल्कुल तैयार रहना। सुनते भी जाओ, लिखते भी जाओ। रियल नंबर 2 पार्ट्स में रहते हैं हमारे, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर में नॉन इंटीजर एंड इंटीजर। रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि ऐसा नंबर जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट याद रखना, p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर ये डिनोमिनेटर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इर्रेशनल नंबर में हम इसको p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ओके, बस ये डिफरेंस है। नॉन इंटीजर, इंटीजर नंबर 1, 2, 3, ये कंप्लीट नंबर क्या है, इंटीजर। वहीं पे अगर 0.1 है, 0.5 है, तो ये क्या है, नॉन इंटीजर्स नंबर। होल नंबर अगर 0 इंक्लूड कर दिया इंटीजर में 0 और कर दिया तो वो होल नंबर हो जाएगा। नेगेटिव इंटीजर -1, -2, 0 एंड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर लाइन पे सीख लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 इस तरह के सारे नंबर नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। 1 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, कभी कभी किसी से मांगे क्या -1 चॉकलेट दे दो मुझे, नहीं ना। ओके, तो इस तरह से आपको नेचुरल नंबर के अंदर, होल नंबर के अंदर, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इन सारे नंबर्स के बीच में डिफरेंस ऐसे टिप्स पे होना चाहिए, बिल्कुल एकदम। मैं आपको बताती हूँ ना, आपको इतना अच्छे हो जाने चाहिए 8 चैप्टर की, कोई सोते हुए को भी उठा के पूछ ले, बेटा बता इसका आंसर क्या होगा, एकदम नींद से खुलोगे और बोलोगे हाँ दिस इज द आंसर, है ना। सारे वन शॉट और जितना भी आपके पढ़ा है आपने अभी रिवीजन में, बूस्टर के अंदर, आपकी क्लासेस में, इनमें सारा आपको बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए। ओके, आदित्य यू आर लेट, और फिर सॉरी बोल रहे हैं, सॉरी वो थोड़ा लेट आए मैम, कोई बात नहीं, है ना। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछती जाऊंगी, बीच बीच में आपको चैट में आंसर बताते जाना है। नॉन इंटीजर, फ्रैक्शनल होते हैं, नॉन इंटीजर होते हैं ना, एग्री विद मी, यस या नो। फ्रैक्शंस नॉन इंटीजर होते हैं या इंटीजर होते हैं? यस, एग्री। फ्रैक्शन और रैशनल नंबर में क्या डिफरेंस होता है? फ्रैक्शन एंड रैशनल दोनों में कोई डिफरेंस होता है क्या? एवरी फ्रैक्शनल नंबर कैन बी अ रैशनल नंबर, है ना, होता ही, ऑफ कोर्स होता है, बट एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी अ फ्रैक्शन नंबर। समझ लेना इस लाइन को।
हाँ बिल्कुल, फ्रैक्शंस कांट बी नेगेटिव एंड फ्रैक्शंस कांट बी, मतलब ईच एंड एवरी रैशनल नंबर कैन नॉट बी से लाइक फ्रैक्शनल नंबर है, बट फ्रैक्शनल नंबर को हम सबको रैशनल नंबर कह सकते हैं। इस तरह के स्टेटमेंट आपको कंफ्यूज करने के लिए एग्जाम में मिलेंगे। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ऑफ कोर्स जो भी नंबर टर्मिनेट हो रहा है वो नॉन इंटीजर होगा। ऐसा नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिकरिंग है वो भी अपना नॉन इंटीजर में होगा, मतलब रैशनल नंबर होंगे। कुल मिला के बात ये है, नॉन इंटीजर, इंटीजर, रैशनल नंबर, ऐसे एमसीक्यूज में जो ऑप्शन रहते हैं ये सिर्फ और सिर्फ आपके दिमाग का खेल है। मतलब एग्जामिनर चाहता है कि आपको कंफ्यूज कर दे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओ और आंसर गलत करके आओ, लेकिन हमारे बच्चे ऐसे है नहीं, है ना, कंफ्यूज नहीं होने का, कंफ्यूज नहीं होने का, बिल्कुल, है ना। प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर में जल्दी से मुझे बताओ कि वन क्या है, वन क्या है। मैं यहाँ खड़ी हो जाती हूँ ताकि आपको दिखाई ना दे, बट ऑफ कोर्स दिख रहा है। चलो, इट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय वन एंड इटसेल्फ थस हैव ओनली टू फैक्टर्स। ये कौन होते हैं? प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल अगर नंबर 2 है तो ये क्या होगा? 1 और नंबर इटसेल्फ से। 3 है तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ से, है ना, इसके फैक्टर्स होंगे। ऐसे ही 5, 1 और 5। ऐसे अगर मैंने आपको बोल दिया 6 तो 6 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 6 हो सकता है। ठीक है, तो दिस इज कॉम्पोजिट नंबर। 6 क्या हो जाएगा? कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा। परफेक्ट। 1 इज नॉट कंसिडर्ड एज अ प्राइम नंबर, 0 इज कंसिडर्ड नाइदर प्राइम नॉर अ कंपोजिट नंबर। ये 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। हाँ, ऑफ कोर्स बिल्कुल सही आंसर है प्राची आपका। परफेक्ट, गुड वन। गुडमन का आंसर भी सही है। परफेक्ट। आ जाओ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ गाउस अंकल को याद कर लेते हैं, है ना। जैसे अपन पाइथागोरस अंकल को याद कर लेते हैं, आज गाउस अंकल का नंबर है। गाउस अंकल क्या बोल के गए हमें? मैम एसएमआर क्या है? ओ माय गॉड, हम रामायण देख रहे हैं टीवी के अंदर और कोई बच्चा पूछे कि रामायण क्या है। एसएमआर की फुल फॉर्म है बेटा सुपर मेगा रिवीजन। हाँ, पॉइंट है, क्योंकि एसएमआर की फुल फॉर्म कहीं आपको बताई नहीं है, स्टार्टिंग में लॉन्चिंग के टाइम बताई थी, है ना। तो एसएमआर की फुल फॉर्म है सुपर मेगा रिवीजन। इसका मतलब है कि जितना भी आपको साल भर आपने 6 सेमेस्टर में आपने 6 महीने में पढ़ा है वो सारा आपको रिवाइज कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 2 दिन के अंदर एसएमआर में, जिसमें हम सिर्फ 2 घंटे के अंदर पूरा 50% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे। ओके, डन। ओके, ये स्टेटमेंट हर एक बच्चे को याद होना चाहिए। बोलो अभी इसी वक्त, जब जहां पर भी क्लास में बैठे हो, घर पे बैठे हो, अपने बेड पे सोते सोते देख रहे हो लेक्चर, अभी इसी वक्त आपको स्टेटमेंट मेरे साथ के साथ बोलना है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कौन होते हैं? जो फैक्टर 1, 2, 3, 4 जो भी अपने फैक्टर समझे, जैसे 6 का फैक्टर होता है 1, 2, 3 एंड 6। तो एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। ठीक है, समझ लो क्या है। जैसे 6 है कॉम्पोजिट नंबर, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 into 3, ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अच्छा, 1 यहाँ पे मल्टीप्लाई में नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 प्राइम नंबर होता नहीं है। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ओनली प्राइम नंबर लिखने तो 2 into 3 लिख दिया हमने। अगर इसका ऑर्डर हमने चेंज करके 3 into 2 लिखा तो 2 और 3 के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ दिस इज द यूनिक रिप्रेजेंटेशन। आप कुछ और नंबर नहीं ला सकते हो। अगर प्राइम आपने नंबर्स लिए हैं, प्राइम फैक्टर्स लिए हैं, तो इसको 2 into 3 आइदर 3 into 2 ही लिख सकते हो। ठीक है ना, आइदर और, राइट। तो यहाँ पे ऑर्डर को अगर छोड़ दें, ऑर्डर, ये ऑर्डर जो है इसका अगर उसको क्रॉस कर दिया जाए तो दिस इज द यूनिक, मतलब इसका जैसा और कोई नहीं है। लर्न हो गया मैम। हाँ यार, ये फॉरेनर्स लोग काफी गोरे होते हैं। चलो छोड़ो। ओके, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फॉर एनी कॉम्पोजिट नंबर x वी फैक्टराइज इट x इक्वल्स टू, अभी हमने देखा कि हमने 6 को लिखा 2 into 3। ऐसे ही x कोई नंबर है जिसको हमने प्राइम नंबर्स के अंदर फैक्टर कर रखे हैं, p1, p2, p3 ऐसे pn जितने भी होंगे वहां पे। तो ये p1, p2 क्या है? प्राइम नंबर्स है। अगर इनमें हम पावर की फॉर्म में लिखना चाहें, फॉर एग्जांपल x अगर 2 बार आ रहा है यहाँ पे, x इक्वल्स टू p1
P1, P2, P2 एंड P2, ये हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल्स टू P1 की पावर 2 एंड P2 की पावर 3। तो ये एक्सपोनेंट फॉर्म हो जाएगी हमारी, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे 32760 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक का बड़ा ही अच्छा एग्जांपल है, उसके अंदर 2 कितनी बार आ रहा है यहाँ पे प्राइम फैक्टर में, 3 टाइम्स। तो हमने लिख दिया 2 की पावर 3। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम्स, तो 3 की पावर 2। 5 कितनी बार आ रहा है, 1, 7, 1, 13, 1। ये किस लिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन के अंदर इस तरह की फॉर्म भी दी रहती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ऐसी फॉर्म बना के उसको इस तरह से एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दो तो आंसर आ सकता है आपका करेक्ट, ठीक है। जो आप बचपन में पढ़ते थे प्राइम फैक्टराइजेशन, वही फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। दोनों में नथिंग कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जिसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को बोलते थे, वही हमारा यहाँ पे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम उसको ही हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कह सकते हैं, ठीक है। फैक्टर ट्री, अगर कहीं पे आप लोगों को फैक्टर ट्री दिख जाए तो इस तरह के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है ना। फैक्टर ट्री में मतलब ये प्राइम नंबर है 2, उससे आपने डिवाइड किया, ये आ गया। जैसे ब्रांचेस होती है ना ट्री की, पहले बड़ी ब्रांच निकलती है, फिर उससे छोटी ब्रांच, फिर उससे छोटी ब्रांच, फिर उससे छोटी ब्रांच। तो ऐसे यहाँ पे इस नंबर से अभी अगर कहीं पे आपको ऐसा दिख गया, सपोज 32760 और यहाँ पे आ गया 4 और यहाँ पे आपको मिल गया, क्या मिल गया, 8190। तो इज इट करेक्ट और रॉन्ग, इज इट करेक्ट और रॉन्ग, बताओ ये गलत होगा या सही होगा। ये यहाँ पे फैक्टर ट्री है, कहीं पे भी ये नहीं बोला है कि प्राइम में ही कन्वर्ट करता है ना। कहीं पे भी यही तो चीजें हैं बेटा, छोटी छोटी। हाँ 50% बच्चे बोल रहे हैं सही है सही है सही है, कुछ बोल रहे हैं राइट, कुछ बोल रहे हैं रॉन्ग, गलत है मैम। अगर यहाँ पे फैक्टर ट्री को ऐसे बोला गया है क्वेश्चन में कि प्राइम नंबर्स का फैक्टर ट्री है, तब तो आप 2, 3 ऐसे करोगे। अदरवाइज दिस इज ऑल्सो फैक्टर ट्री। आगे जाके 11th 12th में C++ लैंग्वेज पढ़ोगे तो समझ में आएगा आप लोगों को, है ना। सिर्फ ये जो रिप्रेजेंटेशन है ना, ऐसे ब्रांच में ब्रांच निकलना है, दिस इज कॉल्ड ट्री स्ट्रक्चर, ठीक है। दिस इज कॉल्ड ट्री सेट। 8190 को मल्टीप्लाई करो 4 से, 8190 को मल्टीप्लाई करो 4 से, क्या 32760 आ रहा है, अच्छा मल्टीप्लाई करके फटाफट बता दो कितना आ रहा है, मल्टीप्लाई करके। अच्छा हाँ 3260, ओके 32760 है यहाँ पे, और उसको आपने 8190 लिख दिया और इधर 4 लिख लिया, बिल्कुल सही। जो बच्चे पहले गलत बता रहे थे वो गलत इसलिए बता रहे थे क्योंकि उन्होंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा था मैम ने, अभी मैम ने 0 लिख दिया तो सही है, अब करेक्ट है। क्या बात है दिव्या, ओके गुड। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी देखे गए कि यहाँ पे 1638 है और 0 हटा दिया और आगे बढ़ गए, ठीक है। और फिर पूछ लिया 4 ऑप्शन दे दिए, तो उसके अंदर आप लिख सकते हो कि दिस इज रॉन्ग, ठीक है। चलें आगे। तो ये सारे प्राइम फैक्टर निकल जाएंगे आपके और उसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में आप लिख सकते हो, परफेक्ट। चलो आगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, बच्चे को निकालना आता है HCF, है ना। अपनी क्लास में जो भी बच्चे हैं सबको HCF निकालने आता है, HCF निकालना आता है, बट उसकी ये स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर इन द नंबर्स, ठीक है, डन। एसेशन रीजन का क्वेश्चन आ गया, केस बेस्ड क्वेश्चन आ गया, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, वर्ड प्रॉब्लम जिनसे अक्सर बच्चे डरते हैं, तो आप लोगों को सारे स्टेटमेंट याद आने चाहिए। मैम लेमा से भी निकाल सकते हो, लेमा से निकाल सकते हो, क्योंकि अभी MCQs वाले क्वेश्चन है तो उसमें कोई आपको प्रूफ करके तो बताना नहीं है, स्टेटमेंट तो लिखनी नहीं है। अगर आपका टाइम शॉर्ट में हो रहा है, शॉर्ट आंसर आ रहा है उससे, लेमा को यूज करने से, तभी करना है, अदरवाइज वो सिलेबस से रिड्यूस हो गया है तो उस पे बेस क्वेश्चन नहीं आएंगे, राइट। तो आपको ऐसे 36 से 24 का HCF निकालना पड़ गया, तो रफ वर्क के अंदर ब्यूटीफुली आपको ऐसे बना के लिखना है, 36 को प्राइम फैक्टर निकालने और इधर 24 के प्राइम फैक्टर निकालने। निकाल लिए, उसमें से देख लो कि कॉमन क्या है, तो 2 अगर कॉमन है, इधर 2 कॉमन है, ऐसे ब्लॉक बना दो, 3 कॉमन है, ठीक है। तो 12 हो जाएगा HCF। और LCM के लिए हम क्या करते हैं, LCM के लिए हम सारी हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। जैसे 2 की हाईएस्ट पावर क्या है 3 एंड 3 की हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये हो जाएगा LCM,
मैम इसकी पीडीएफ हाँ बिल्कुल मिल जाएगी बेटा, ये तो बहुत काम की चीज है सुपर मेगा रिवीजन। तो जब लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट के 4-5 घंटे रहते हैं ना जिसमें टेंशन ज्यादा होती है, तो इसमें बस पीडीएफ को गो थ्रू किया, हल्का 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 देखा, या फिर आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसके अंदर लास्ट हर चैप्टर के लास्ट में एक समरी दी रहती है, समरी है ना, उसको भी पढ़ के जा सकते हो। माइंड मैम के प्रिंट आउट निकाल के रख लो, उसको भी पढ़ के जा सकते हो। ठीक है, ओके परफेक्ट। तो ये एलसीएम निकालना हुआ तो आप हाईएस्ट पावर ले लोगे और एलसीएम मिल जाएगा आपको 72। स्टेटमेंट भी याद होना चाहिए, एलसीएम मतलब लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर इन्वॉल्व इन द नंबर्स। क्लियर? ओके, नाउ दिस इज द लास्ट फॉर दिस चैप्टर कि आपको रिलेशन का ये जो फॉर्मूला है ये पता होना चाहिए। इस पे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, आइदर एचसीएफ निकालना होगा और ये 3 चीजें दी होगी, एलसीएम निकालना होगा, ये अदर मतलब एक्सेप्ट एलसीएम एचसीएफ दिया होगा, ए एंड बी दिया होगा। इस तरह से 4 यहाँ पे 4 एलिमेंट है, एचसीएफ एलसीएम ए एंड बी, चारों में से एक निकाल सकते हो अगर नहीं गिवन है तो फॉर्मूले के थ्रू। ओके, कहाँ से मिलेगी पीडीएफ? जहां पे भी आप लेक्चर देख रहे हो ना ये ऐप के अंदर, वहीं पे स्क्रॉल डाउन करना, स्क्रॉल डाउन करके एक अकॉर्डिंग बना हुआ आएगा पीडीएफ का, है ना, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी। ओके, नाउ नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपांशन, ये जो लास्ट प्रीवियस हमने स्लाइड में पढ़ा है फॉर्मूला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उस पे एक क्वेश्चन भी मैंने कराया था जहां पे 2 चीजें अननोन है, किसमें था? एमसीक्यू मैराथन में। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, वो किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है, तो एमसीक्यू मैराथन के जितने भी क्वेश्चन है ना वो भी अच्छे से कर लेना। डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड टर्मिनेटिंग टाइप का होता है। ठीक है, नो मैं मान के चल रही हूँ आप लोगों को, हर बच्चे को पता है नहीं पता? डेसिमल एक्सपांशन आइदर टर्मिनेटिंग होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग में नॉन रिपीटिंग होगा कि भाई रिपीट नहीं हो रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, खत्म ही नहीं होगा, जैसे कि पाई की वैल्यू है। और एक रिपीटिंग होता है जिसमें जैसे 2.8989, अब कितनी बार उसको डिवाइड करते जाओ 8989 आता रहेगा, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2.89 बार। क्लियर? चलो आगे बढ़ो, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, पढ़ते जाएंगे करते जाएंगे, रिवाइज कर रहे हैं हम। पाई बिल्कुल परफेक्ट सामी, परफेक्ट। नेक्स्ट, टर्मिनेटिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर। 3 थ्योरम्स है यहाँ पे। थ्योरम के स्टेटमेंट मैंने पहले भी आपको कराया, आपको अच्छे से ध्यान देना है, पढ़ने की आदत डालनी है स्टेटमेंट के अंदर अच्छे से। इफ x be a rational number whose decimal expansion terminates, then x can be expressed in the form of p by q. Got it? And the prime factorization of q is 2 की पावर m and 5 की पावर n। कहाँ होना चाहिए? डिनोमिनेटर में, है ना, डिनोमिनेटर में जो इसका डिनोमिनेटर होता है उसके अंदर इस तरह से बनना चाहिए, 2 की पावर m and 5 की पावर n। और नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए m और n, ये चीज ध्यान रखना। ये m और n की वैल्यू अगर कहीं पे -n आ गया, -m आ गया, तो वो क्या हो जाता है? न्यूमरेटर बन जाता है ना? क्लियर? ओके प्रियांशु, ओके, तो वो न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ पे ये हो गया 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, और m एंड n की वैल्यू नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको 0.104, ये किसमें था? x भी रैशनल नंबर डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल की फॉर्म में है। डेसिमल की फॉर्म में इसको हमने कैसे कर दिया? 13/5 की पावर 3, जो कि टर्मिनेट हो गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट थ्योरम है 1.6 थ्योरम आपकी एनसीईआरटी बुक में से। If let x equals to p by q be a rational number such that the prime factorization of q is in the form of 2 की power m into 5 की power n, where m and r non-negative integers, same non-negative integer। डिफरेंस क्या आया? उसमें जो गिवन नंबर था वो डेसिमल में था और उसको हमने कन्वर्ट किया था p by q की फॉर्म में। यहाँ पे जो गिवन नंबर है वो किसमें है? p by q की फॉर्म में, और उसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं डेसिमल की फॉर्म में। क्लियर? परफेक्ट। तो ये हो गया एग्जाम्पल, जैसे p by q की फॉर्म में है 9/80, उसको हम कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं डेसिमल में। सबसे पहले क्या करेंगे? न्यूमरेटर में, कोई लेना देना नहीं है न्यूमरेटर से हमें, मैंने आपको पहले ही बताया, डिनोमिनेटर का खेल है पूरा। डिनोमिनेटर में क्या किया? 2 into 5 की तरह बनाया। पूरा जो प्राइम फैक्टर हो रहा है इसका 80 का, वो 2 और 5 में आ रहा है। अगर यहाँ पे 3 और आ जाता या 7 और आ जाता डिनोमिनेटर में, तो वो यहाँ पे फुलफिल नहीं करता इस कंडीशन की रिक्वायरमेंट को। ठीक है, तो 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 1,
ठीक है, 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, हमने क्या किया 5 की पावर 3 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया और ये बन जाएगा 10 की पावर 4 और ये बन गया आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, रिवाइज होता जा रहा है ना भाई। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग टाइप ऑफ रैशनल नंबर, इसमें क्या करना है, लेट x इक्वल्स टू p by q be a rational number such that prime factorization of q is not in the form of 2 की पावर m and 5 की पावर n। इसमें डिनोमिनेटर नहीं आया, जैसा मैंने आपको बताया था अभी कि मल्टीप्लाई में 2 and 5 के साथ साथ 3 भी आ रहा है, 7 भी आ रहा है, कुछ अदर नंबर आ रहा है, तब क्या होगा, तब वो टर्मिनेट नहीं होगा डेसिमल के बाद, तो वो नंबर कहलाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब अगर नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन नेगेटिव इंटीजर है m और n की वैल्यू, ठीक है, तो x हैज अ डेसिमल एक्सपेंशन व्हिच इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। क्लियर भाई? 4 कंडीशन हो गई। फर्स्ट, डेसिमल में दिया हुआ है और उसको आपने p by q की फॉर्म में कन्वर्ट करके डिनोमिनेटर को 2 की पावर m एंड 5 की पावर n में फॉर्म में ले आए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या थी कि नंबर ऑलरेडी p by q की फॉर्म में था, उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, 2 और 5 की पावर्स में होना चाहिए ना, 2 की पावर m एंड 5 की पावर n, राइट? एंड थर्ड इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, अगर डिनोमिनेटर में 2 एंड 5 के साथ साथ कोई नंबर आ गया 3, 7, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ठीक है, ओके, क्लियर? तो ये 3 केस हो गए। उसके बाद जो 4th केस है वो है कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, वो भी हम देखते हैं अभी। ये हो गया हमारा एग्जांपल नॉन टर्मिनेटिंग का। अब यहाँ पे 17/6 है, तो ये क्या हो रहा है, 3 3 3 रिपीट हो रहा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ 3 के ऊपर बार लगा रहे हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद 6 नंबर के बाद वो नंबर रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कंप्लीटली 0.142857 के ऊपर बार लगा दिया। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? यस या नो? यस या नो? समझ में आ रहा है ना? रिवीजन हो रहा है, ये माइंड मैप है आपका, इसको अच्छे से समझ लेना। एंड नाउ यू हैव टू बी रेडी फॉर केबीसी राउंड जो आपको पढ़ाया है। अगर उसमें कोई डाउट है तो आई एम गिविंग यू 10 सेकंड, फटाफट चैट बॉक्स में अपना कोई भी डाउट है तो भेज दो। क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है। कल मैथ्स का ही पेपर है ना आकांक्षा। पाई 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती है। जो आपका ये पाई होता है, पाई बेटा प्रियांशु, पाई की वैल्यू 3.14 और ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर होता है सिर्फ कैलकुलेशन के लिए। जैसे आप लोग ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है ना, बट आप उसको कैलकुलेशन में 10 मान के कैलकुलेशन सिंपल कर लेते हो, नहीं करते है ना, वैसे ही हम यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, जबकि 22/7 तो क्या है, ये एक रैशनल नंबर रहता है ना, और इसको हम फिर ले लेते हैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेट करने के लिए। अदरवाइज पाई इक्वल्स टू 22/7, रैशनल और इरैशनल, ये क्वेश्चन गलत है। पाई इक्वल्स टू इरैशनल नंबर एंड 22/7 इज अ फ्रैक्शनल नंबर है ना, फ्रैक्शनल नंबर है तो ठीक है। क्लियर? नहीं बेटा, कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेटर में आंसर आ जाएगा 22/7 का, तो जबकि पाई का आंसर तो कैलकुलेटर भी सॉल्व नहीं कर पाते। ओके, सो पाई और सिर्फ हम अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं कि 22/7 इसकी वैल्यू है और कैलकुलेशन हमारी सिंपल बनाते हैं। ओके, क्लियर? ओके बच्चा, गुड, रेडी स्टडी एंड गो। क्वेश्चन नंबर 1। हाँ, आवाज ने मुझे ही डरा दिया इसकी वॉल्यूम कम करवाते हैं, इसका साउंड अभी अपन कम कर देंगे, बट अभी क्या करेंगे, लेट्स सी। डर के आगे जीत है, ठीक है ना, डर के आगे जीत है। मैम आवाज ने डरा दिया, डर के आगे जीत है ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट आप लोगों को करना है। पेन पेपर रेडी रखो, बताओ आप लोगों को कितना आता है, रियल नंबर चैप्टर कितना अच्छा हो गया आपके। ठीक है, ज्यादा 10-15 सेकंड से ज्यादा का टाइम नहीं मिलेगा आपको। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। 10 सेकंड टाइम।
10 सेकेंड टाइम। अच्छा, ABCD ऑप्शन में से दो, आप लोग वैल्यू लिखोगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ABCD में से आंसर दो। अगर वैल्यू लिखनी है तो ऐसे लिखो, A की वैल्यू दिस, B की वैल्यू सी, ऐसे। कुछ बच्चों का C आ रहा है, कुछ बच्चों का B आ रहा है। BC में मतलब CB में कंफ्यूजन चल रहा है। नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, गड़बड़ कर रहे हैं बच्चे। आज सबको थप्पड़ मिलेगा है। चुन चुन के बदला लिया जाएगा, चुन चुन के बदला लिया जाएगा। ओके, इसमें जिन बच्चों ने भी सी आंसर दिया है वो अपने आप को वेल डन बोल दे, और जिन बच्चों ने भी अभी बी आंसर दे रहे हैं, बस ये सी और बी दोनों में ही आंसर चल रहा है। जो बच्चे बी आंसर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हो बेटा बी? इतना पढ़ाने के बाद भी क्यों बी आंसर दे रहे हो? क्यों बी आंसर दिया भाई? एक एक का नाम है मेरे पास, खुशी मैम नोट करके रख लेना। जिन बच्चों ने बी आंसर दिया है सबको अभी कॉल जाएगा क्लास के बाद। पढ़ाई नहीं कर रहे हैं ना? अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई मीटिंग छोड़ के भाग लिए हैं या फिर उसके बाद फोन स्विच ऑफ कर दिया क्लास खत्म होने के बाद। मैम हम सी बोले हैं, हाँ ठीक है फिर सी बोले हैं। देखो बेटा, अभी अभी पूरा एलसीएम और एचसीएफ समझाया है। द स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 306 एंड 657। अच्छा, मैंने शॉर्ट ट्रिक सबको बताई थी। अगर गिवन नंबर से बड़ा नंबर पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं? गिवन नंबर जितने रहते हैं, जितने नंबर दिए हुए हैं क्वेश्चन में, उनसे पूछे जाने वाला नंबर अगर बड़ा नंबर है, आपको प्रिडिक्शन करना आना चाहिए, अनुमान लगाना आना चाहिए। अगर बड़ा नंबर पूछा जाता है तो क्या आंसर होता है? क्या आंसर होता है? एलसीएम होता है, एचसीएफ होता है? एलसीएम। परफेक्ट, बिल्कुल, क्या बात है वंशिका, तस्नीम, परफेक्ट, गुड गुड, ओम, परफेक्ट। और अगर गिवन नंबर से छोटा नंबर आंसर में आता है तो क्या मिलता है? मतलब इनको एचसीएफ, है ना? एचसीएफ निकालना रहता है। बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर, देखो गिवन नंबर्स हैं ए और बी, और उनसे बड़ा नंबर है, मतलब कोई नंबर है एलसीएम, वो एलसीएम की वैल्यू ए से भी बड़ी होगी एंड बी से भी बड़ी होगी, और जो एचसीएफ होगा उसकी वैल्यू ए से भी छोटी होगी और बी से भी छोटी होगी। इक्वल्स टू भी हो सकती है ना? अगर दोनों नंबर सेम है तो, अगर दोनों नंबर सेम है तो। अब मुझे एक चीज बताओ आप लोग यहाँ पे कि यहाँ कहाँ तकलीफ आई? क्या तकलीफ आई आपको? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लार्जेस्ट कॉमन मल्टीपल। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैंने आप लोगों को बताया, जहां भी एक तो ये ट्रिक बताई आपको, है ना? दूसरी ट्रिक क्या बताई थी मैंने आपको? कि स्मॉलेस्ट वर्ड आए, है ना, और स्मॉलेस्ट आए, लोवेस्ट वर्ड आए, तो क्या निकालना रहता है? क्या निकालना रहता है? ऐसे ही अगर ग्रेटेस्ट वर्ड आए, लॉन्गेस्ट आए, लार्जेस्ट आए। अरे भाई, अब तो इतनी सारी ट्रिक्स बता चुकी हूँ, इतनी सारी ट्रिक्स बताने के लिए। अब देखो, कोई नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर दैट इज डिविजिबल बाय, मतलब ये नंबर मान लिया हमने x से, वो x नंबर डिविजिबल बाय मतलब x बाय 306 और x बाय 657। ये तो क्लियर है ना कि ये पूछ रहा है कि x बाय 306 और x बाय 657। तो ये नंबर जो x नंबर है वो उससे डिविजिबल होगा, तो नंबर बड़ा होगा छोटा होगा? हाँ, तो छोटा होगा या नहीं होगा? ये आंसर बताओ पहले। हाँ, बड़ा नंबर होगा, कॉस एलसीएम, है ना? पहले क्वेश्चन में, केबीसी के पहले राउंड में। अच्छा, कौन कौन विनर है? एक बार यो यो कर दो, एकदम मस्त, एकदम, है ना? जिन्होंने भी सही आंसर दिया खुद को वेल डन ऑल बोल दो। और यस मैम, हमें मिलते हैं आज के 100 रुपए। अच्छा, सब अपने अपने पैसे काउंट कर लो आज, ठीक है? डिजिटल अमाउंट है, और ये मत कह देना लास्ट में कि मैम आपके ऊपर हमारा ये उधार बचा है केबीसी का, ठीक है? आप लोगों को क्या करना है कि अपना अपना काउंट करना है, डिजिटल अमाउंट। दिस इज डिफरेंट। हाँ, जिस इसके पक्के उसके 100 रुपए हो गए, काउंट करते जाओ, लास्ट में बताना किसके सबसे ज्यादा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर? फटाफट फटाफट, क्विक क्विक, ओनली 5 क्वेश्चन पूछूंगी हर एक चैप्टर को कराने के बाद। जितना मुझे चैप्टर कराने में, रिवाइज कराने में टाइम नहीं लगा, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। चलो,
लाज रख ली आज तो बच्चों ने। ए कैसे आ गया? एक बच्चे ने ए आंसर दिया है। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, जो कि है 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है। स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर, भाई एक तो प्राइम भी नहीं होता, कॉम्पोजिट भी नहीं होता। एक के बाद आता है 2, 2 के बाद आता है 3 नंबर, जो 3 भी क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। 3 के बाद आता है 4, तो 4 ही तो स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर हुआ। और 2 और 4, 4 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 into 2। तो यहाँ पे HCF क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, सो सी इज द आंसर। परफेक्ट, वेल डन। अच्छा, गलती से टाइप हो गया था। गाना याद आ जाता है मुझे, बताओ कौन सा गाना याद आ जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर इज। क्विक आंसर, क्विक केबीसी राउंड, क्विक आंसर। ए ऑलवेज इरेशनल। परफेक्ट, परफेक्ट, बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब। आपको मिलते हैं 100 रुपए प्लस 100 और ऐड कर लो। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया ना भाई? किसी को कोई तकलीफ तो नहीं आ रही ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन अ मॉर्निंग वॉक 3 person step off together and their step measure 40 centimeter, 42 centimeter, 45 centimeter respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete step? अभी मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई थी, MCQ मैराथन में भी बताई थी, जब वन शॉट पढ़ा रहे थे तब भी बताई थी। आप उससे फटाफट से आंसर निकाल लोगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही हो, परफेक्ट। क्वेश्चंस वहीं से उठाए हुए हैं, चेक करने के लिए कौन बच्चा पढ़ाई कर रहा है सीरियसली और कौन नहीं कर रहा। एलसीएम निकलेगा इसमें, बिल्कुल एलसीएम निकलेगा और बी इज द आंसर। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, फटाफट आंसर बताना है। आप लोगों को 2 घंटे में 4 चैप्टर करवाने हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेल डन बोल दो जिसके अभी तक 400 रुपए हो गए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ द रैशनल नंबर 43/2 की पावर 4 into 5 की पावर 3 will be terminate after how many places of decimal? क्या ट्रिक्स है इस तरह के क्वेश्चंस की? क्या ट्रिक्स है इस तरह के क्वेश्चन की? हाँ, ये हुई ना बात। अब आ रहे हैं आंसर। हाईएस्ट पावर डिनोमिनेटर में 2 की क्या है? 4, तो 4 डेसिमल प्लेसेस है ना। यहाँ से चेक कर लोगे फटाफट और आंसर दे देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो बताओ क्या रिजल्ट रहा? किसको कितने 5 पॉइंट्स मिल गए? पॉइंट में कर लें क्या, या मनी चाहिए? मनी या पॉइंट, किसमें रिजल्ट करना है? टोटल 20 क्वेश्चंस आएंगे। अच्छा, पैसों में ही करना है? जिसको पैसों में करना है पैसों में करो, जिसको पॉइंट में करना है पॉइंट में करना है। 300 और डॉलर्स, ये गलत बात है यार, लूटोगे तुम तो। है डॉलर्स में आ गया ये। बता, $1 कितना चल रहा है अभी? 93, 90 के ऊपर चल रहा है। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल। रियल नंबर चैप्टर का रिवीजन हो गया आप लोगों का, और चेक हो गया कि भाई कौन कितने गहरे पानी में है। पॉइंट वाले डबल क्यों हो जाएंगे हैं? ये वो थोड़ी ना चल रहा है हेरा फेरी कि भाई 1002 और 2000 हो जाएंगे हैं। फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, ये दिमाग में जरूर रखना, एक भी टाइप का क्वेश्चन छोड़ के नहीं जाना। हर टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जानी है, एक एक पढ़ के जाओ, चाहे एग्जाम्पल ही देख के जाओ। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बात। एनसीईआरटी के सारे एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, पढ़ के ही चल जाओ ऐसे, लेकिन छोड़ के नहीं जाना है। ऐसा नहीं कि बिना देखे जाना है। Find degree of polynomial, find zero of polynomial, find which is the polynomial expansion relation between zero and coefficient, find the quadratic if zero are given and some product of zero. चलें स्टार्ट करें, क्योंकि पॉइंट चूज किए। ना 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 मैम, पैसे मिलेंगे क्या? हाँ चिरकुटो, पैसे चाहिए तुमको? पैसा पैसा करते हो, क्यों पैसे पे तुम मरते हो? हाँ डिजिटल पैसे चल जाएंगे। कोई तो बोलेगा बिटकॉइन चाहिए। हाँ पॉलिनोमियल्स, पॉलिनोमियल मैनी टर्म्स, बच्चे को पता है। पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन
मेड अप ऑफ वन और मोर टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर टाइप। डेफिनेशन देखो, मैं ये मान के चल रही हूँ कि मैंने जो वन शॉट में आप लोगों को पढ़ाया है वो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद है, उसका सिर्फ हम यहाँ पे रिवीजन कर रहे हैं, है ना। मैम आप मेरा नाम क्यों नहीं ले रहे हो? हाँ सृष्टि, मैं इसलिए, हम चैट करो। देखो जो कंटिन्यूअसली चैट करता है बच्चा, लगातार बस बोलता रहे, आंसर देता है, साथ के साथ चलता है, तो उसका चैट है ना ऊपर चलता जाता है। ऐसे स्क्रीन पे यहाँ पे 4 या 5 बच्चों का नाम ही दिखता है, साथ में साथ चलो पता चलता नाम आता रहेगा आपका। नेक्स्ट, कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट एंड कोफिशिएंट। किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है इन चारों में? कांस्टेंट में, कांस्टेंट जिसकी वैल्यू वेरी नहीं करती, वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरी करती है, जो चलता है, जो जैसे चलता रहता है, बदलता रहता है अपनी पोजीशन, चलता रहता है, वो वेरिएबल है ना, मूवेबल वेरिएबल। और जो एक ही जगह रहता है, एक ही पॉइंट पे रहता है, वो कांस्टेंट, फ्रीज कर रखा है ना। क्या बात है, दिल जीत लिया भाई गुरमन ने। वेरिएबल्स, एक्सपोनेंट है ना, एक्सपोनेंट एंड कोफिशिएंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर उसकी, और कोफिशिएंट मतलब किसी भी वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म है, किसी भी वेरिएबल से जो मल्टीप्लाई में कांस्टेंट टर्म होती है उसी को हम कोफिशिएंट बोलते हैं। कहने में उसको हम कांस्टेंट बोलेंगे नहीं, कोफिशिएंट बोलते हैं। ओके तो ठीक है, रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। ए नॉट, हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर का जो साथ में जो अटैच रहता है वह पूरे एक्सप्रेशन को लीड करता है, इसलिए उसको हम लीडिंग कोफिशिएंट कहते हैं। ठीक है ना, लीडिंग, जो लीड कर रहा है वो लीडिंग कोफिशिएंट। लास्ट में बेचारा एक छोटू सा an बच जाता है, जिसके साथ x की पावर 0 आती है, तो x की पावर 0 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है ना। तो उसके साथ कोई वेरिएबल नहीं रहता, उसको हम यहाँ पे कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, है ना। है वही कोफिशिएंट बट वो कांस्टेंट टर्म रहता है, इसीलिए मैंने आपको बोला कि वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई में है, कांस्टेंट है, उन्हीं को हम कोफिशिएंट कहते हैं। तो a0, a1, a2, an are real numbers, a0 not equals to be whole number, n is whole number, but ये जो आपका लीडिंग, अगर लीडिंग a0 की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या वो n डिग्री का पावर रहेगा, एक्सप्रेशन रहेगा? नहीं रहेगा, इसलिए a0 की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती। ओके मैम, टर्म 1 स्कूल में होगा, क्या हो गया बेटा सृष्टि? हाँ एग्जाम है क्या कल? डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एन एक्सप्रेशन इज मेड अप ऑफ लेटर्स, नंबर्स एंड ऑपरेटर बट हैज नो इक्वल साइन। आप लोगों को पूरा एक्सप्रेस किया हुआ है ऑलरेडी, है ना, कि क्या क्या डिफरेंस बिटवीन एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन होता है। एग्जाम्पल 2x + 3, a + 2b, 3c, ये सब क्या है, अपने आप में एक एक्सप्रेशन है अलग अलग। एन इक्वेशन हैज एन इक्वल साइन, इट से टू थिंग्स आर इक्वल, मतलब जैसे आपने x² + 3x - 4, इसको अगर इक्वल्स टू 0 रख दिया तो ये हो जाएगा आपका इक्वेशन। एन एक्सप्रेशन कैन ओनली बी सिंप्लीफाइड, एन इक्वेशन कैन बी सॉल्व। ठीक है ना, इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, एक्सप्रेशन सिर्फ सिंप्लीफाई होता है। शादी में जा रहे हो या शादियां बड़ी चल रही है आजकल, है ना। हाँ हमें भी इनविटेशन दे देना भैया, अपने किसी घर में कोई फंक्शन वंक्शन हो तो व्हाट्सएप पे भेज देना, पूनम मैम को, खुशी मैम को, सारी की सारी क्लास पहुंच जाएगी बेटा, है ना। कॉलेज में, कॉलेज लाइफ में क्या होता है ना कि जब अगर आप हॉस्टल में आगे कॉलेज में जाओगे ना 12 के बाद, तो बस किसी भी एक दोस्त के हॉस्टल में कहीं भी शादी का कार्ड आना चाहिए, चाहे वो दूर का रिलेटिव हो, सारा का सारा हॉस्टल पहुंच जाता है। तो टाइप्स ऑफ पॉलीनोमियल, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल एंड डिग्री। टर्म्स के अकॉर्डिंग टाइप हम यहाँ पे उसको डिस्टिंग्विश करेंगे, ठीक है ना, पॉलीनोमियल को आइदर नंबर ऑफ टर्म्स, वेरिएबल्स और डिग्री की फॉर्म में। ओके मैम, नो लेक्चर मैम। मैम आपसे बात करने का क्या तरीका है? अरे भाई, मैम इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर आवर स्टूडेंट, कभी भी कुछ भी बात करनी हो
अपने मेंटर को बता दो, नहीं तो जो एक नंबर दिया हुआ है आप लोगों को उस पे मैसेज डाल दो। नंबर ऑफ नॉन जीरो टर्म्स, सिंगल टर्म्स मोनोमियल, 2 टर्म्स बाइनोमियल, 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। ठीक है, x सिंगल टर्म है 2, अपने आप में एक टर्म है x की पावर 2। अच्छा मैं लिखती हूँ कि x की पावर -1 + 1। फटाफट बताओ, मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा? x की पावर -1 + 1। ये हुई ना बात, क्या बात है गुरमान। ओ दिव्या, वंशिका रॉन्ग, प्राची गुड, आकाश नॉट गुड, प्रियांशु, प्रणव गलत, आंचल रॉन्ग, येशी रॉन्ग, रुपेश बी। बी क्या बेटा? ABCD 4 ऑप्शन तो है। पता चला कार्टून इधर गेम खेल रहे हैं, मैम कुछ क्वेश्चन पूछ रही है तो ABCD में से एक ऑप्शन तो देना है। चलो बी बता दी। कहाँ ध्यान है भाई, कौन सी दुनिया में हो, इधर आ जाओ। यहाँ ABCD 4 ऑप्शन तो दिए ही नहीं है। अच्छा बी कहीं ऐसा तो नहीं बाइनोमियल की शॉर्ट फॉर्म बता रहे हो बच्चा? अब बोल देंगे हाँ मैम ऐसा ही कर रहे थे। इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। पता चल गया कौन कौन जग रहे हैं, कौन कौन सो रहे हैं। इट्स नॉट अ पॉलिनोमियल। और बाइनोमियल, ये कैसे बताया बाइनोमियल? एक एक को बढ़िया वाला है ना, मतलब एटलीस्ट मोनोमियल बताया होता, नॉट ए पॉलिनोमियल बताया तो करेक्ट है। मोनोमियल बताया तो फिर भी समझ में आता है। बाइनोमियल कहाँ पे डिग्री 2 दिखाई दे रही है उसकी, कहाँ पे? अच्छा बाइनोमियल x की पावर 1/x + 1। भाई 1 के लिए सोचा होता कि भाई हाँ 1/x नहीं रहेगा और x के लिए। अरे यार बेटा क्या कर रहे हो? अनिरुद्ध, दीपिका। ओके नाउ दिस टाइम आई एम गिविंग यू लास्ट एक्सप्लेनेशन बेटा। x की पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव। यहाँ पे जो हमारी डेफिनेशन होती है ना, डेफिनेशन उसमें क्या आता है? नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंशियल, नॉन नेगेटिव पावर। तो यहाँ पे x की पावर -1 वाला पॉलिनोमियल नहीं होता। क्लियर है? गिव मी थम्स अप। हाँ, पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर क्या होते हैं? 0 1 2 3 4। आगे गलती नहीं है, नो चांस फॉर गलती। नाउ नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वेरिएबल, यूनिवेरिएंट, बाइवेरिएंट, ट्राइवेरिएंट। क्या है ये? वेरिएबल। यहाँ पे x कितने वेरिएबल है? इसमें एक वेरिएबल, इधर भी एक वेरिएबल। यहाँ पे x के साथ y और आ गया, भाई बहन आ गए, भाई बहन और कजन भी आ गया, XYZ 3 वेरिएबल हो गए। अब नहीं होगा मैम। ये हुई ना बात। ये प्रेजेंस ऑफ माइंड ही रखना है वहां पे, चाहे कितना ही। अभी तो फिर भी कोई प्रेशर नहीं है माइंड पे, अभी तो बढ़िया आराम से घर पे बैठे बैठे, कहीं पे भी, कोई छत पे बैठा होगा, कोई गार्डन में बैठा होगा, कोई फील्ड में बैठा होगा, सामने क्रिकेट चल रहा होगा, कोई रूम में स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ रहा होगा, सुन रहा होगा। ट्राई वेरिएंट XYZ 3 वेरिएबल, ठीक है। ओके नाउ डिग्री के अकॉर्डिंग ए क्या है यहाँ पे? कांस्टेंट। अगर गिवन है कि ए कांस्टेंट है तभी उसको कांस्टेंट मानना है ना। ए वेरिएबल भी हो सकता है, नो आइडिया। तो यहाँ पे इफ ए इज अ कांस्टेंट लिखा हुआ है वहां पे, तो ए की आपको माननी है डिग्री 0 1, ए की पावर ax + b, तो यहाँ पे x की पावर 1। हाईएस्ट डिग्री यहाँ पे कितनी है? 2, तो उसको हम क्वाड्रेटिक बोलेंगे 3 क्यूबिक। n की पावर पॉलिनोमियल, तो ये सारे क्या हो गए? डिग्री 0 1 2 3 and 4। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, पूछ लेना। हाँ माइंड मैप सबसे अच्छे रहते हैं बच्चा। अगर आप लोगों को आज की क्लास, देखो आज की क्लास 7 बजे तक तो है, 6:45 मैंने टाइम डलवाया, बट थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है ना। इट्स अप टू यू, आप लोग कितना समझते जाओगे, यस यस बोलते जाओगे, हो सकता है। बट अगर आप लोगों को कहीं भी लगता है कि मैम 5 मिनट का ब्रेक चाहिए या 10 मिनट का ब्रेक चाहिए, यू कैन टेल मी, है ना। 5 मिनट का 10 मिनट का आपको ब्रेक चाहिए तो मैं आप लोगों को दे दूंगी, ठीक है। बट क्लास में आपको फुल्ली अटेंटिव रहना है,
केबीसी के अंदर 500 रुपए मिलने ही चाहिए आपको, डिजिटल रुपीस। मेरे को तो लगता है एक दो बच्चे तो ऐसे होंगे ना जो पूरा एक लंबी सी लिस्ट बना के ले आएंगे एग्जाम के बाद, मैम ये मेरे पैसे। पी ऑफ एक्स इक्वल्स टू पॉलिनोमियल, ठीक है। इनका जो ये इस तरह से डिनोटेशन है, ए बिलोंग्स टू आर, मतलब ए बिलोंग्स टू आर क्या है, रियल नंबर। बाय रिप्लेसिंग एक्स बाय अल्फा इन पी ऑफ एक्स इज कॉल्ड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखो मैंने आपको दो डिफरेंस बताए थे, क्या थे वो डिफरेंस? एक होता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल और एक होता है जिसमें हम ऑफ हटा के क्या लिख देते हैं, बस जीरो पॉलिनोमियल। तो ये दोनों टर्म है और एग्जामिनर जो होता है ना आपका कॉपी चेक करने वाला, या अब तो क्या है ओएमआर है तो डायरेक्ट मशीन से चेक होगी, जो भी पेपर सेटर होगा ना उसको ये चीज पता है कि बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में, एक जीरो पॉलिनोमियल में, उनको पता है कि बच्चा कंफ्यूज होगा। लेकिन हम बच्चे उससे भी ज्यादा स्मार्ट है, हमें पहले से पता है कि पेपर सेटर ऐसा करेगा और हम कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आप लोगों को इनमें डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल है जिसमें यहाँ पे जैसे पी ऑफ एक्स कोई एक्सप्रेशन दे रखा है, तो अगर वहां पे p की वैल्यू 2 रख देते हो आप और p की वैल्यू 2 रखते ही पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। तो वो होते हैं जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, मतलब वैल्यू रखने के बाद क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ ये आपको समझ में आ गया। बाय रिप्लेसिंग x बाय अल्फा इन द p ऑफ x इज कॉल्ड अ वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। अब ये तो हो गया p में जो भी आपका एक्सप्रेशन है उसको वैल्यू को 2 से रिप्लेस किया, जहां जहां भी x से y है वहां पे 2 से रख दो आप। एक है कि आपने p ऑफ 2 रखा और नॉट इक्वल टू 0 आया, मतलब कोई वैल्यू आ गई 3, तो वो क्या कहलाएगी, पूरे पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करने से 2 से पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आती है 3। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्या है ये? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x इक्वल्स टू 2। इस चीज को एक्सप्लेन करना है ये। क्लियर? कल एसएसटी का एग्जाम है, मैंने स्कूल वाले अभी तक प्री बोर्ड फिनिश क्यों नहीं कर देते? लास्ट का 1 वीक तो छोड़ना चाहिए बच्चों के लिए, है ना। अब 30 तारीख से तो नेक्स्ट मंडे से तो पेपर चालू है, अभी भी प्री बोर्ड लगा लगा के बच्चों को फालतू में परेशान कर रखा है। अ रियल नंबर अल्फा इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो पी अल्फा की वैल्यू अगर 0 आ गई तो उसको हम जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल कहेंगे। हाँ, आईटी जो है वो तो चलता है, पर स्कूल बुला के तो जीरो पॉलिनोमियल। अब मैंने आपको बताया ना जीरो पॉलिनोमियल, इन दोनों चीज में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल में तो हमने क्या करा, कोई वैल्यू रखी 1 2 3 जो भी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही थी उस एक्सप्रेशन को, और पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू रखने पे 0 आ रहा है तो उसको हम जीरोस बोल देते हैं, है ना। अब अगर उस एक्सप्रेशन में सारे कोफिशिएंट जो है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में a0 a1 a2 a0 an, इन सारे कोफिशिएंट की वैल्यू 0 हो गई। क्या हो गई? 0 हो गई। तो वो एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल, और उसके 0 नॉट डिफाइन होते हैं, ठीक है, उसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, मतलब डिग्री नॉट डिफाइन है तो उसके जीरोस नहीं निकाल सकते। जैसे क्वाड्रेटिक में 2 जीरोस होते हैं, लीनियर में 1 जीरो होता है ना। तो दिस इज द नॉट डिफाइंड डिग्री। अच्छा, डेली बुला रहे हैं, और कितनी बजे से कितनी बजे तक बुलाते हैं, कितना टाइम वेस्ट करवाते? ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। रेने डेस्कार्ट अंकल जी ने ये सारा कांड किया था, ज्योमेट्री को और उसको मिला के आपस में, और एक नया वो करा था 8 से 2.5 8 से 3, ओ माय गॉड, 10 से 1। तो ये हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होते हैं, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स आपका नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, एंड फोर्थ वन में एक्स तो पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है। ये हमें इससे मिल जाता है ना, कोऑर्डिनेट से। क्लियर? वेरी गुड, फैंटास्टिक। नाउ ये पॉइंट्स याद रखने हैं आपको। लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b has one and only one zero। लीनियर मतलब x की पावर, मतलब ax plus b, x की पावर क्या है 1।
ठीक है, तो ये हो गया आपका लीनियर पॉलिनोमियल। जीरो इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, ये याद रखना है आपको। जीरो कौन सा पॉइंट होता है? जीरो, जीरोस निकालने हमको, रूट्स निकालने हैं, वो कैसे निकलते हैं? पॉइंट वेयर ग्राफ कट द एक्स एक्सिस, इस चीज को ध्यान रखना है कि एक्स को ही कट करता है। द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन। अगर कहीं पे आपको दे दिया कि स्ट्रेट लाइन मतलब ax प्लस b का ग्राफ बताओ, और ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी, बताओ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर डी, ये हुई ना बात। अब मेरे बने वीर योद्धा नौजवान। यही चाहती हूं मैं, आई वॉन्ट दिस थिंग, कि आप लोग कंफ्यूज ना हो। चाहे कोई भी पेपर सेटर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करे, अपने आंसर पे कॉन्फिडेंस होना, ठीक है। ऑलवेज स्ट्रेट लाइन रहता है, अभी स्ट्रेट लाइन नहीं है, जिगजैग जिगजैग लाइन है। ग्राफ ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, किसका ग्राफ है ये? एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, ओके। और यहाँ पे x की जगह एक जगह कट कर रही है लीनियर, तो कितने जीरोस होंगे इसके? कितने जीरोस होंगे? 1। हाँ बेटा, बिल्कुल 7 बजे क्लास एंड हो जाएगी, 7 बजे तक आराम से कर लेंगे अपन, सेकंड चैप्टर पे है ना। बिल्कुल परफेक्ट। आई नो दैट कि आप लोगों के प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, इसीलिए क्लास को 8 बजे से शिफ्ट करा के 7 बजे कराए, क्योंकि आपको रिवीजन कराना इंपॉर्टेंट है। कहते हैं ना कि कितनी मेहनत कर लो, कितना ही पढ़ लो पूरे साल भर, बहुत मेहनत की हो, लेकिन लास्ट मोमेंट पे अगर रिवाइज नहीं किया ना, बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पे याद करना। इसलिए रिवीजन इज ऑलवेज द की फॉर सक्सेस। रिवाइज करते रहो, मजे करते रहो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर abc बिलोंग्स टू r, r मतलब रियल नंबर, तो यहाँ पे c हमारा कांस्टेंट है और कोफिशिएंट ऑफ x है। ये किसके लिए हो गया? क्वाड्रेटिक के लिए। क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होगा? पैराबोला शेप, है ना। ये दो क्वाड्रेटिक दे रखे, एक तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे रखा है, एक y इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर दे रखा है। a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? a की वैल्यू 1 है। अभी बताती हूँ क्यों बता रही हूँ। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -1। a की वैल्यू ऑब्जर्व करना सीखो। एक्चुअल हमारी क्वाड्रेटिक क्या होती है? a एक्स स्क्वायर स्टैंडर्ड फॉर्म प्लस bx प्लस c। इसमें जो ये a है, स्क्वायर वाली टर्म, क्वाड्रेटिक की स्क्वायर वाली टर्म, उसकी वैल्यू यहाँ 1 है, इसमें -1 है। क्लियर? तो ये हो गया आपका a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू -1। ग्राफ इस पैराबोला, और यहाँ पे अगर a ग्रेटर देन 0 हुआ, मतलब a ग्रेटर देन 0 हुआ, तो उसकी पैराबोला का शेप कैसा होगा? अपवर्ड। और a लेस देन 0 हुआ तो माउथ इज डाउनवर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको फिर से एक क्वेश्चन देती हूँ। मैंने आपको एक पैराबोला का एक्सप्रेशन दे दिया, p ऑफ x इक्वल्स टू -2x स्क्वायर प्लस 1, ओके, दे दिया, ओके। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, ऑप्शन दे दिए मैंने, a, b, c एंड d नन। बताओ फटाफट कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? a की वैल्यू चेक करो क्या है? -2। a की वैल्यू क्या है? -2, और -2 होते ही मतलब a लेस देन 0, माउथ इज डाउनवर्ड, माउथ इज डाउनवर्ड। तो इसके अंदर आपका आंसर क्या होगा? हाँ, सी 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 सी। ये क्योंकि ये भी एक पॉलिनोमियल है बच्चा, ये वाला भी पॉलिनोमियल है, बट इसके रियल रूट्स नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो अगर डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो ए और बी दोनों ही आंसर है, बट मोर करेक्ट सी है। परफेक्ट परफेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये हमने पढ़ लिया। इसमें एक पॉइंट ध्यान रखना कि जैसे जैसे y की वैल्यू, मतलब ये श्रिंक हो रहा है, ये श्रिंक हो रहा है, तो यहाँ a की वैल्यू क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, 1 2 3 4 5, और ये श्रिंक हो रहा है। और a की वैल्यू अगर पॉइंट में जा रही है, 0.25 फ्रैक्शंस में जा रही है, तो ये ग्राफ आपका एक्सपैंड हो रहा है। सिमिलरली
नेगेटिव साइड के लिए भी अगर y माइनस एक्स स्क्वायर है तो माइनस में वैल्यू -1 -2 हो रही है तो वो क्या होगा, श्रिंक होगा, और अदरवाइज -2.5 हो रही है तो वो एक्सपैंड होगा। मैम प्लीज रिपीट दिस क्वेश्चन, कौन सा वाला बेटा? आज आपके 4 चैप्टर हो जाएंगे, पॉलिनोमियल, रियल नंबर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड लीनियर इक्वेशन। अच्छा, एक बच्चे ने एक और क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 2x² -3x + 1। ही वांट टू आस्क दैट कि मैम इसके अंदर बताइए कि अपवर्ड होगा या डाउनवर्ड। तो बताओ बच्चों, मेरी सेना, आर्मी, इसराइल आर्मी, बताओ हैं नौजवानों सेना के, अपवर्ड होगा डाउनवर्ड होगा? बस एक ही वैल्यू चेक करनी है। एक ही वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड, और a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड। स्कारलेट समझ में आ गया बच्चा? क्लियर? मैम इसको, हाँ, इसको पॉजिटिव नेगेटिव से याद नहीं रख सकते तो एक और बढ़िया वाली शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। चलो इसी में शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ मैं आपको। ये वाला तो समझ में आ गया ना? ये देखो, मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ आपको। आप जब हंसते हो तो आपका स्माइल कैसे जाता है? हंसते हो ना, हंसते हो तो स्माइल ऊपर जाता है। जब आप कार्टून वाली वो बनाते हो, इमोजीज बनाते हो, तो ये कैसे, यूं अपवर्ड, अपवर्ड जाता है ना अपन हंसते हैं तो, बिल्कुल। और वहीं पे अपवर्ड मतलब क्या हुआ है हमारी लाइफ में, कुछ पॉजिटिव हुआ है, कुछ पॉजिटिव हुआ है, तो पॉजिटिव का मतलब अपवर्ड। और जब हमारा उदास रहते हैं तो हमारा मुंह कैसा रहता है? बिल्कुल, अरे क्यों लटक रहा है भाई मुंह, मम्मी ने डांट दिया क्या? हाँ, पापा ने चॉकलेट नहीं दिलाई, क्रिकेट खेलने नहीं जाने दिया, डाउनवर्ड। तो ये कब होता है? जब हमारे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आती रहती है, आग लगती रहती है, गुस्सा आता रहता है, या फिर डिमोटिवेट रहते हैं, तो डाउनवर्ड। ठीक है ना? ऐसा पैराबोला डाउनवर्ड हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया? याद हो गया? एक कोई सा भी एक्सप्रेशन हो, इक्वेशन हो, फटाफट देख के बता सकते हो आप कि ये पॉजिटिव ग्राफ रहेगा, इसका नेगेटिव अपवर्ड रहेगा, डाउनवर्ड ग्राफ रहेगा। हाँ, ये हुई ना बात। ऐसे हंसते मुस्कुराते रहा करो यार, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, ये जीवन संगीत है, गाते रहो। आ गया? मुझे लगता है मेरी सिंगिंग की जो हॉबी है, गला खराब होने के बाद ही अब टाइम मिला है। एकदम क्रिस्टल क्लियर, क्या बात है। नहीं नहीं, सिंगर नहीं बनना भाई, नहीं बनना। तो यहाँ पे आपको एक और केस है, अगर आपका a ग्रेटर देन 0 है तो ये देखो 1 2 एंड 3, 1 2 3 तीनों ग्राफ कैसे दे रखे हैं? अपवर्ड दे रखे हैं। अब अपवर्ड की कंडीशन में भी कंडीशन है ना? क्या? पहला, अगर ये एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा है, ऐसे अल्फा और बीटा ये दो जगह कट किया तो 2 0 मिलेंगे आपको, 2 जीरोस, रियल जीरोस होंगे ये, है ना? रियल जीरोस, असली के, नॉट नकली के, है ना? 1 2 कुछ भी वैल्यूज होंगी इसकी, रियल जीरो। और अगर आपको यहाँ पे टच करता हुआ मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस को टच करते, अल्फा इक्वल्स टू बीटा, मतलब 2 जीरोस तो मिलेंगे बट वो होंगे इक्वल, लाइक 2 इक्वल्स टू 2, 4 इक्वल्स टू 4, ऐसे 2 इक्वल जीरोस मिलेंगे। और अगर उसने एक्स एक्सिस को कट ही नहीं किया, निकल गया ऊपर, तो नो जीरोस। ऐसा केस कब होता है नो जीरोस वाला? आगे पढ़ोगे आप कॉम्प्लेक्स नंबर में। नेहा कक्कर से अच्छी आपकी आवाज। अरे भाई बस करो बस, आज तो बिल्कुल बटर लगा रहे हो बिल्कुल मैम के। हाँ 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 पेमा, अभी देखते कितने रुपए इकट्ठे करते हो आप। जितने हाईएस्ट रुपए इकट्ठे करोगे, पॉइंट्स कलेक्ट करोगे, तब एक और गाना सुना देंगे हम आपको। हाँ वंशिका, ये नो जीरोस है, मतलब इसमें नो रियल जीरोस। नो रियल जीरो मतलब वो जीरोस ही नहीं होंगे, नो जीरोस, उसका डबल। मैम हु इज योर फेवरेट स्टूडेंट अमंग दिस बैच?
ऐसे ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाले क्वेश्चन कृपया ना ही पूछे तो अच्छा होगा। जैसे लोग मम्मी से बच्चे पूछते ना, मम्मी आप मुझे कितना प्यार करती हो, आप भैया से ज्यादा प्यार करती हो या मुझसे ज्यादा प्यार करती हो, है ना। दोस्त पूछते ना, कौन दोस्त तुझे सबसे ज्यादा प्यार है, अच्छा कौन तेरा बेस्ट फ्रेंड है, मेरे में राम और शाम में से कौन तेरा बेस्ट फ्रेंड है। ऐसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाले क्वेश्चन जिनका आंसर देना भाई ओ गॉड बहुत ही मुश्किल होता है, ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो। हाँ, ट्रिग्नोमेट्री कल आएगा, जो रिमेनिंग 4 चैप्टर है ना वो कल आएंगे। a लेस देन इक्वल टू 0 समझ में आ गया ना, उदास चेहरा, लटका हुआ मुंह, डाउनवर्ड, ठीक है। वो भी अगर x एक्सिस को 2 जगह कट कर रहा है, उदास तो 2 जीरोस, 2 इक्वल जीरोस अगर x को टच कर रहा है, नो जीरोस अगर वो x को कट ही नहीं कर रहा है। तो क्लियर यहाँ पे सब समझ में आ गया। आगे बढ़ो। ग्राफ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये मैं स्किप कर रही हूँ, क्यूबिक के आने के चांसेस कम है आपके, है ना, क्यूबिक के आने के चांसेस कम है, नॉर्मल कुछ भी नहीं है। ax क्यूब बस डिग्री 3 हो जाएगी, ओके, और ज्यादा से ज्यादा ABCD 4 वहां पे आपके कोफिशिएंट आ जाएंगे। और इसका ग्राफ ध्यान रखना इस तरह से होता है, S खींच दिया पकड़ के, है ना, रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। A B यहाँ पे क्या होना चाहिए, x। सपोज P ऑफ x आपका एक पॉलिनोमियल है ax प्लस बी, ठीक है ना, ax प्लस बी। अब यहाँ पे मैंने x की जगह मैंने आपको जैसे अल्फा रखवाया था, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, pk रख रहे हैं। तो क्या करोगे आप, पूरे एक्सप्रेशन में जहां जहां भी x है वहां पे उसको रिप्लेस कर दोगे k से, तो ak प्लस बी आ गया नहीं आ गया ना समझ में, ak प्लस बी आ गया। तो यहाँ पे हमने ak प्लस बी कर दिया। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, यहाँ पे k की वैल्यू माइनस बी अपॉन ए पे, k की वैल्यू क्या होगी, b अपॉन ए, मतलब वो k की वैल्यू जिसको एक्सप्रेशन में रखने पे पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाए। जैसे k की वैल्यू क्या निकली, माइनस बी अपॉन ए, तो यहाँ पे a मल्टीप्लाई विथ रखो माइनस बी अपॉन ए। जैसे आप k की वैल्यू रखोगे प्लस बी, तो a से a कैंसिल हो गया, माइनस बी और प्लस बी कैंसिल हो गया, क्या बल गया, 0 मिल गया, ठीक है। हाँ आ गया ना समझ में। हाँ, अल्फा या के रखा है हमने यहाँ पे पक्का, तो बस वो वैल्यू पुट करोगे और पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो गई। 0 होते ही वही जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा, ओके। तो ये उसका जनरलाइज फॉर्मूला है कि ax प्लस बी को इधर ले गए, ax इक्वल्स टू, अब ये करते इक्वेशन हो जाती है वैसे, है ना, ये इक्वेशन हो जाती है और ये एक्सप्रेशन रहता है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम x की अलग अलग वैल्यू निकालेंगे, पहले 1 डालेंगे, 2 डालेंगे, 3 डालेंगे। उससे अच्छा सबसे बढ़िया तरीका होता है इक्वल्स टू 0 कर दो, x इक्वल्स टू माइनस बी आ गया और यहाँ से x इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए आ जाता है। डन है ना, फटाफट चलते हैं आगे। लीनियर पॉलिनोमियल है, फॉर एग्जांपल px इक्वल्स टू 3x प्लस 1। अब आइदर या तो x की अलग अलग वैल्यू रख के देखो, -1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 1 रख के देखोगे तो 4 आ जाएगा। इसकी जगह हम क्या करेंगे, 3x प्लस 1 को इक्वल्स टू 0 कर देंगे और x की वैल्यू -1/3 आ जाएगी। अब अगर इस x को रिप्लेस किया आपने -1/3 से -1/3 प्लस 1, तो ये 3 से 3 कैंसिल, -1 प्लस 1 ये क्या हो गया, इक्वल्स टू 0 हो गया। तो मतलब x की वैल्यू -1/3 रखने पर इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यही x इक्वल्स टू -1/3 ही क्या है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जय बाबा की, है ना, डंडना डंडन, क्या बात है। मैम के सारे तकिया कलाम पकड़ रखे हैं बालकों ने, चिरकुटों ने। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टैंडर्ड फॉर्म सम ऑफ जीरोस, स्टैंडर्ड फॉर्म याद है आपको, 2 जीरोस मानते हैं अपन, अल्फा और बीटा का सम क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए। याद रखना सम के अंदर माइनस में आता है, बस ये नेगेटिव में आधे से ज्यादा बच्चे गलती करके आते हैं ना, बी के साथ हमेशा हमें माइनस बी आता है ना, माइनस बी अपॉन है, और ये पॉजिटिव में रहता है सी अपॉन है, ओके।
नाउ फॉर्मेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जहां तक मुझे लग रहा है इस पे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, है ना, तो इसका ध्यान रखना। ये के अक्सर कंफ्यूज करता है, जहां जहां भी कंफ्यूजन वाले पॉइंट है ना, पेपर सेटर उसी पे क्वेश्चन देगा। तो इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो पॉलिनोमियल क्या बनेगी हमारी, p ऑफ x इक्वल्स टू k x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। k को मत भूलना, k x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो, k इज अ कांस्टेंट। चैप्टर करने वाले हैं आज हम, रियल नंबर कर लिया, पॉलिनोमियल भी ऑलमोस्ट। भाई बहुत ही खतरनाक आवाज है इसकी, है ना, जबरदस्त साउंड है, इसका साउंड कम करना पड़ेगा। डर गए थे, कौन कौन डर गया था, कौन कौन डर गया था सुन के, और दोबारा सुनना है? जोश लेके आता है वो, फटका फूट गया। वंस मोर, किसी को डरना है क्या? डर के आगे जीते। मैम आपको देख के डर गए थे, मेरे को देख इतनी डरावनी है क्या मैम? कितने नंबर ऑफ जीरोस है? वंस मोर प्रणव बोल रहा है, वंस मोर कनव बोल रहा है, वंस मोर। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट, डरने के लिए तैयार हो जाओ। अब आपका केबीसी, इसका तो क्वेश्चन के आंसर सभी बच्चों ने 3 दिया है। हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं केबीसी का स्टार्टिंग साउंड। तैयार है ना? डरना मत। कैसा लगा मेरा मजाक? हम खुद ही डर गए। ओके, बहुत बुरा। चलो, अब और करने की क्षमता नहीं है मेरे अंदर, है ना। एक बार अगर कोई बच्चा क्वेश्चन रिपीट करने के लिए बोलता है तो एक बार कर देते हैं अपन, है ना। ऐसे बच्चों ने डिमांड की। मैं तो ब्लूटूथ कानों में डाल के बैठा था। सॉरी बेटा, जो लोग ब्लूटूथ लगा के बैठे थे। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरो। ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। एक यहाँ पे कट कर रहा है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, तो 3 जीरोस होंगे आपके, ठीक है, 3 जीरोस, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर ईच ऑफ द ग्राफ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। कितने हैं? काउंट करो। सबसे पहले ये चेक कर लेना कि ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस ही है। अगर एक्सिस को रिप्लेस कर रखा है, यहाँ पे y दे दिया, वहां पे x दे दिया, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, 0 आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। हाँ, 4, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। सभी ने अपने 200 रुपए तो पक्के कर लिए यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर 4 माइनस एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर प्लस kx प्लस 12, देन द वैल्यू ऑफ k इज। अब ब्लूटूथ हेडफोन के निकाल दिया। नेक्स्ट उसमें साउंड कम करके लाएंगे, उसका कम कराएंगे। अभी तक कानों में बज रहा है। जो बच्चों को भी नींद आ रही थी उनको नींद उठ गई है। फटाफट आंसर बताओ, मैं नहीं बताऊंगी इसका आंसर। इफ 3 इज अ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, p की वैल्यू यहाँ पे 3 पुट कर लो। p ऑफ 3 अभी पढ़ाया आपको, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे जहां जहां भी x है उसको आप रिप्लेस कर दोगे किससे? 3 से। और आंसर बताओ मुझे क्या आएगा। -2 आएगा, 2 आएगा, -3 आएगा, -3/2 आएगा। ओके, ऑप्शन ए बता रहे हैं कुछ बच्चे, कुछ 2 बता रहे हैं, कोई -2 बता रहे हैं। k की वैल्यू 2 आएगी। k की वैल्यू 2 आएगी, -2 नहीं आएगी। इन बच्चों का k की वैल्यू -2 आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक करो अपना आंसर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज। फटाफट देखते ही बताना चाहिए आंसर। What? D more than 3, perfect, more than 3, है ना। हम नहीं कह सकते कि k की वैल्यू क्या होगी, तो अगर जीरोस भी दिए हुए तो अपन इनफाइनाइट एक्सप्रेशन वो बना सकते हैं इसमें। देखो, जिस बच्चे को भी एक्सप्लेनेशन चाहिए, MCQ मैराथन देख लेना, ठीक है। MCQ मैराथन से ही क्वेश्चन उठाए हुए, मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया हुआ है, मैं ही आप लोगों से पूछ रही हूँ। ओके,
Okay, good. If one root of 5x square plus 13x plus k equals to 0 is the reciprocal of the other root, then find the value of k. मतलब एक रूट अल्फा है तो दूसरा रूट क्या हो गया 1 अपॉन अल्फा. जब इस तरह की कंडीशन होती है तो प्रोडक्ट क्या आता है, प्रोडक्ट क्या आता है, अल्फा इंटू 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू 1. अब कर लो फटाफट. 5 बता रहे हैं बच्चे, बहुत बढ़िया, क्या बात है. अब तो हमारे लाडले एक्सपर्ट होते जा रहे हैं. सो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दीजिए. इफ वन रूट ऑफ 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस k इज द रेसिप्रोकल. देखो बेटा, आपको पता है ना कि आपका प्रोडक्ट मतलब अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स टू क्या होता है, c अपॉन ए. तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है k और a की वैल्यू क्या है 5 और अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है और बीटा उसका रेसिप्रोकल होगा मतलब 1 अपॉन अल्फा होगा. तो यहाँ पे k अपॉन 5 निकल के आ गया 1, तो k की वैल्यू आ गई 5. ये बेसिक कॉन्सेप्ट चेक करने के लिए ही आपके, ठीक है. ओके डन. क्या क्या मंगाया खाने के लिए घर से? हाँ, मतलब घर पे आप लोग तो घर पे ही हो, मतलब आप लोग भी किचन में कुछ ना कुछ लेके आ गए होंगे ना. ब्रेक में मम्मा दे दो सैंडविच, दाल चावल, पाव भाजी, बड़ा पाव. चलो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. आज थोड़ा सा लेट होगी अपनी क्लास, मैं पहले ही बता देती हूँ. 7 से 7:15 भी हो सकती है ना. अपन कोशिश करते हैं कि और स्पीड में चलें. हाँ 2.5 का कहा था. कितने मिनट हो गए? 5 मिनट हो गए ना. आइसक्रीम खा लिया हमने? अच्छा, आपको लगा 2.5 मिनट में कुछ नहीं खा पाएंगे. सुपर मेगा सुपर स्पीड. ओके डन. लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. इस चैप्टर पे इस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें ग्राफिकल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन बच्चे कर लेते हैं. मुझे भरोसा है बच्चों को, विशाल सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया है. एल्जेब्रिक मेथड भी कर लेते हैं. सॉल्यूशन का कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होना भी पता चल जाता है आपको कि कौन सा कंसिस्टेंट होगा कौन सा नहीं होगा, है ना. ये आप लोगों ने किया है ना, विशाल सर ने वन शॉट करवाया. दिक्कत कहाँ आती है? वर्ड प्रॉब्लम्स में. ये इतने टाइप्स की वर्ड प्रॉब्लम होती है. एक होती है डिस्टेंस, टाइम एंड स्पीड, जिसमें आपके क्वेश्चन आते हैं अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम वाले, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्पीड वाले, है ना. याद आ रहा है ना. वो नाव चली स्टिल वाटर के अंदर, उसकी स्पीड, और जब पानी का तेज वो है फ्लो है तब हमारी जो बोट है वो उसके ऑपोजिट जा रही है या रिवर्स में जा रही है. ये सारा अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के. एज रिलेटेड, राहुल की एज उसके पापा की एज से 3 गुना कम है. इस तरह के क्वेश्चन. नंबर एंड डिजिट्स वाले, ठीक है. फ्रैक्शंस, न्यूमरेटर में कुछ ऐड किया, डिनोमिनेटर में ऐड कुछ किया. x अपॉन y में मतलब न्यूमरेटर में 2 ऐड करने में और डिनोमिनेटर में 5 ऐड करने में उसका फ्रैक्शन बन जाता है 5/2. इस तरह के. टिकट एंड फेयर, प्रॉफिट लॉस वाले. टिकट, बस से हमने ट्रेवल किया और उसने दिए 5 रुपए पर टिकट और आगे जाके बस वाले ने एक स्टॉप पे उतरा, फिर से टिकट दिया 10 रुपए पर पर्सन, तो कितना हुआ. इस तरह के क्वेश्चन. टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम, 2 आदमी एक काम को करते हैं 2 घंटे में, तो 4 आदमी मिलके सेम काम को कितने घंटे में करेंगे. इस तरह के क्वेश्चन, है ना. ये वाले सारे क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम बनाते हैं. ये टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं. अच्छा, बच्चे आंसर भी दे रहे हैं जो भी मैं क्वेश्चन बना रही हूँ. मैं सिर्फ आप लोगों को एक ब्रीफ आइडिया दे रही हूँ कि किस टाइप के क्वेश्चन. बस ये इनका पैटर्न पकड़ लो बेटा. ये जबरदस्ती का डर है एक कि वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है, वर्ड प्रॉब्लम से डर लगता है. ऐसी कोई डर की बात नहीं है. डर के आगे जीत है वैसे भी. तो ये एक बार पैटर्न पकड़ लिया कि एज वाले क्वेश्चन, इस पैटर्न के 2-4 क्वेश्चन लिख लो अपनी बुक में से एनसीईआरटी में, इस कैटेगरी में सेग्रीगेट करके. कहो तो मैं कर दूंगी आपके मैथ्स के पेपर से पहले, है ना. एज रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, नंबर एंड डिजिट रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन, बस सेम पैटर्न पकड़ लो, आराम से आ जाएंगे, है ना. हाँ, ये हुई ना बात. बढ़िया. चलो फुल स्पीड से स्टार्ट करते हैं अपन, है ना. लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जब आपका वेरिएबल x दे रखा है और उसकी डिग्री 1 है ना. लीनियर, यहाँ पे क्या है, ये 1 डिग्री का, 1 वेरिएबल का लीनियर इक्वेशन दिया है. लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल.
जब उसकी डिग्री भी 1 है और वेरिएबल भी सिर्फ x दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, जब आपकी डिग्री तो 1 है लेकिन वेरिएबल कितने आ गए, 2, a x की पावर 1 है, b y की पावर 1 है, मतलब हाईएस्ट डिग्री 1 है, आइदर वो x की हो या y की हो। ओके गुड गुड, है ना। तो ये हो गया आपका। अच्छा, अब वेरिएबल का ग्राफ पे कोई इफेक्ट होगा क्या? अगर एक वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है, लीनियर है, चाहे वो लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल हो, आइदर इन 2 वेरिएबल हो, आइदर इन 1 वेरिएबल हो और 2 वेरिएबल हो, ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, राइट। ग्राफ हमेशा कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। क्लियर। अब यहाँ पे आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो कि चैप्टर का नाम है, इससे पहले वाला जो प्रीवियस है वो तो क्लास 9th में ही आ जाता है, यहाँ से आता है क्लास 10th का पार्ट स्टार्ट। a1x plus b1y equals to c1, a2x plus b2y equals to c2, ये दोनों मिला के क्या बन गए, कपल, पेयर बन गया, 2 का पेयर बन गया, है ना। और यहाँ पे जितने भी a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये क्या है, रियल नंबर और कोफिशिएंट, ये सारे क्या है, कोफिशिएंट और रियल नंबर्स। ओके, नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस एक्सरसाइज। अगर ये समझ में आ गया, पूरी एक्सरसाइज आपकी इजीली हो जाएगी। बस यही इसके की पॉइंट्स हैं, यही इसके की पॉइंट्स है। क्या की पॉइंट्स है कि अगर ये जो दोनों पेयर थे, जो आपके जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस थे, एक क्या था a1x plus b1y और दूसरा a2x plus b2y, ये जो दोनों आपकी इक्वेशंस थी, ये अगर दोनों लाइन विल इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब ही क्या होना चाहिए? अच्छा, मुझे आप लोग बताओ, क्या 2 लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन किस आपस में एक दूसरे को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है क्या? क्या कोई 2 लाइन, मैंने आपको बोल दिया, सपोज एक तो लाइन है a1x plus b1y equals to c1 और एक है a2x plus b2y equals to c2, ये 2 पॉइंट्स हैं, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगा या गलत होगा? क्या कोई 2 लाइन 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? सही, गलत, फॉल्स, नो, नहीं बच्चा, हाँ ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, गलत। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कॉन्सेप्ट को पकड़ो, 2 स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को कभी भी 2 बार इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। दिस इज कॉमन सेंस कि 2 स्ट्रेट लाइन जब भी इंटरसेक्ट करेगी वो एक ही पॉइंट आएगा, ओनली सिंगल पॉइंट। आपके पास 2 पेन रखे हैं, दोनों पेन क्या है, स्ट्रेट लाइन का, एक लाइन सेगमेंट का एग्जांपल है, तो एक दूसरे को मिलाओगे तो एक ही तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिलेगा। कभी कुछ मिल सकता है कि अगर उसको लाइन को मोड़ोगे थोड़ी ना, तोड़ोगे थोड़ी ना, है ना। आ गया ना बच्चा समझ में? इतना उदास वाले इमोजीज दे रहे हो, गलत आंसर दे दिया तो कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती है। द 2 लाइन विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल, ठीक है ना। द 2 लाइन्स विल नॉट इंटरसेक्ट, दे आर पैरेलल। अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, अगर वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही है मतलब यहाँ पे दे आर पैरेलल टू ईच अदर, और द 2 लाइन विल बी कोइंसिडेंट। ये 3 कंडीशन है। अच्छा, चौथी कंडीशन भी हो सकती है क्या? ऑफ कोर्स हो सकती है कि 2 लाइन है, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है, ये एक दूसरे को, देखो मैंने बना दी है 2 लाइन, ये एक दूसरे के पैरेलल है क्या? ये दिस इज लाइन ए, दिस इज लाइन बी, दिख रही है भाई स्क्रीन पे? लाइन ए और लाइन बी एक दूसरे के पैरेलल है क्या? नहीं है। बहुत बढ़िया, सही आंसर। क्या ये दोनों लाइन है? अब ये तो देखो, ये तो पहला केस भी नहीं हो रहा, ये तो पहला केस भी नहीं है कि इंटरसेक्ट कर रहा है, दूसरा केस भी नहीं है कि पैरेलल है, तीसरा केस भी नहीं है कि कोइंसिडेंट है, तो फिर क्या है ये? तो फिर ये क्या है? यही बातें सिखानी है आपको मुझे, यही आज की क्लास का मोटिव यही है। गलत गलत गलत। ये दोनों लाइन बेटा इस कैटेगरी में आएगी, पहली कैटेगरी में। लाइन देखो, लाइन जो दोनों का कभी भी एरो आपका यहाँ पे इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो यहाँ हमने इस डायग्राम में इंटरसेक्टिंग नहीं बताई है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंटरसेक्ट नहीं हो रही, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाओ, इसको भी थोड़ा आगे बढ़ाओ, ये लो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल गया।
यही तो आंखों का धोखा है। लाइन है ये, लाइन, लाइन का खेल है बेटा, लाइन सेगमेंट नहीं है। आ गया ना समझ में? नहीं करोगे ना आगे गलती, आगे बढ़े। पहला इंटरसेक्टिंग देन a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। भाई जो छोटी छोटी बातें ना, जहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर रहे हैं और हम लोग जनरली बच्चों से बात करते हैं तो समझ में आ जाता है कि एक ही गलती कई बार होती है उनसे। तो आपको ध्यान रखना है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। क्यों होता है ये, ऐसा क्यों होता है कि उन दोनों के कोफिशिएंट एक दूसरे के, रेशो एक दूसरे के इक्वल नहीं होता? व्हाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? क्यों? क्योंकि दोनों लाइन अलग अलग है, दोनों की इक्वेशन अलग अलग होगी। किसी के साथ 3 आ रहा है कोफिशिएंट में, किसी के साथ 5 आ रहा है। इंटरसेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि उनके कोफिशिएंट कुछ भी हो सकते हैं, उनका रेशो कुछ भी हो सकता है। कोइंसिडेंट का मतलब है एक के ऊपर एक ओवरलैप है। तो ऑफ कोर्स a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू, इन दोनों को आपस में डिवाइड करोगे, अगर ये 2 है उसे डिवाइड किया आपने, तो इनका रेशो आपका इक्वल आएगा सबका, क्योंकि सारे पॉइंट इस लाइन पे, ब्लू वाली लाइन पे सारे पॉइंट जो हैं वही येलो वाली लाइन पे भी पॉइंट्स हैं, इसलिए। वैसे ही यहाँ पे a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ये क्या है? ये c1c2 क्या होता है? ये c1c2 क्या होता है? यही नॉट इक्वल्स टू क्यों होता है भैया? a1 और b1 ने क्या बिगाड़ दिया? ये नॉट इक्वल्स टू c1, अगर आप आगे जाके पढ़ोगे ना, तो ये जैसे आपने ग्राफ बनाया, ग्राफ बनाने पे ग्राफ से अगर c1 की वैल्यू निकालेंगे ना, तो ये जैसे मैंने x लाइन बोली, तो ये c इंटरसेप्टिंग पॉइंट होता है। मतलब ये जो आपका इंटरसेक्शन है ना x एक्सिस के साथ, वो कांस्टेंट टर्म होती है, जिसपे यहाँ पे इस पॉइंट पे एक एक्सिस की वैल्यू, मतलब यहाँ पे अगर पॉइंट हुआ जहाँ पे y को कट कर रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी? 0 हो जाएगी। इस पे x, इस पॉइंट पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर ये लाइन यहाँ कट कर रही है तो इस पॉइंट पे y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये वाला जो पॉइंट आएगा ये इंटरसेप्शन पॉइंट आता है, जिसलिए c1 और c2 दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? इक्वल्स टू नहीं होनी चाहिए। इनका रेशो इक्वल्स टू b1/b2 नहीं होना चाहिए। तो ये पैरेलल होते हैं। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होती है बट उनका रेशो इक्वल नहीं होता। सेम का मतलब ऐसा नहीं है बेटा, अगर ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, बट उसका रेशो यहाँ पे 4, मतलब इधर 4 आ रहा है और इधर 8 आ रहा है, मतलब a1/a2 2/4 1/2 हो गया, इधर 4/8 हो गया 1/2 हो गया। रेशो इक्वल होना चाहिए, वैल्यू इक्वल नहीं होना चाहिए। वैल्यू पे कभी मत जाना, a1 a2 की वैल्यू पे मत जाना, रेशो। ओके, क्लियर? यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल दे रखा है आपका, ठीक है? यहाँ पे अगर आप वैल्यूज निकालोगे a1 की, तो क्या आएगी? 1/1, b1/b2 की 4/1 माइनस 60/30, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम कट करके क्या लिख सकते हैं? 1/2 लिख सकते हैं। कहीं पर भी रेशो इक्वल हो रहा है क्या? है ना? नहीं हो रहा ना, नॉट इक्वल्स टू, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ये क्या होगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होगी, और एग्जैक्टली वन सोल्यूशन ही निकलता है। वन सोल्यूशन मतलब 2 जगह कट नहीं करती है, एक ही जगह कट करती है, वन टाइम। क्लियर? क्लियर? ये बाकी के आप कर लेना और यहाँ पे उससे मैच करके देखना कि इज दिस ओके और नॉट। ठीक है? अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, नो सोल्यूशन इनकंसिस्टेंट। जब भी किसी का सोल्यूशन नहीं निकल रहा है, वो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है। कंसिस्टेंट का मतलब अगर हिंदी भाषा में देखा जाए तो क्या होता है? मैं आपको बोलती हूँ ना कि अपनी पढ़ाई कंसिस्टेंटली करते जाओ, लगातार मेहनत करते जाओ। कोई भी सिस्टम कंसिस्टेंट कब होता है? जब उसके अंदर निकलने वाला प्रोडक्ट की एक रियल वैल्यूज होती है। जैसे अगर 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इसका मतलब वो लाइन एग्जिस्ट करती है, वो इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा अपन को, उसका सोल्यूशन मिल जाएगा, एक पॉइंट मिल जाएगा जो दोनों लाइन पे एग्जिस्ट करता है। तो वो क्या हो गया? सिस्टम में एग्जिस्ट हो गया। दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंसिस्टेंट। और अगर वहां पे कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, बट सोल्यूशन तो है, मेनी सोल्यूशन है बट सोल्यूशन तो है। तो इसका मतलब जहां भी सोल्यूशन निकल सकता है, चाहे वो एक सोल्यूशन निकले, चाहे वो इनफाइनाइट सोल्यूशन निकले, बट सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाएगा। अगर किसी भी सिस्टम का कोई सोल्यूशन निकल ही नहीं रहा है, वो कब होता है? पैरेलल लाइन, जो आपस में कभी एक दूसरे को मिलती नहीं है। एक लाइन कहाँ जा रही है, दूसरी लाइन जा रही है, दोनों के ऐसा कोई पॉइंट होगा ही नहीं जो इस लाइन पे भी हो, इस लाइन पे भी होगी, देन नो सोल्यूशन। तो सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट।
ओके क्लियर, ओके गुड गुड क्लियर। नाउ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, हमारे पास 3 मेथड होते हैं एल्जेब्रिक मेथड में, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों सिलेबस में है, ये सिलेबस से हट गया है ना। और एक ग्राफिकल मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, जिसमें आपको 2 इक्वेशन दी होती है, उसमें से एक इक्वेशन में से x की वैल्यू निकाल लोगे और उसकी वैल्यू दूसरी इक्वेशन में पुट कर दोगे। सब्स्टिट्यूट करना मतलब निकाल के वहां पे डालना, सब्स्टिट्यूट करना। एलिमिनेशन मतलब क्या है कि 2 इक्वेशन है, उनमें से आपने x की पूरी फॉर्म गायब कर दी, सिर्फ y की फॉर्म रहने दी, या x की गायब कर दी, y की डिलीट कर दी, x की रहने दी, x को पूरा रिमूव कर दिया, y की रहने दी। इस तरह से आप एलिमिनेशन मेथड करते हो। ओके हाँ, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। और एक ग्राफिकल मेथड आपका होता है। ग्राफिकल मेथड के लिए 2 इक्वेशन दी होती है, x की कोई भी वैल्यू रखते जाओ, वहां पे x की वैल्यू 1 रखोगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू 1 रखते क्या आ गया, हाँ y इक्वल्स टू आ गया 6 - 1/3, कितना हो गया ये 5/3। तो ऐसे आप x की वैल्यू रखे हुए दोनों को सॉल्व करते जाओगे और एक पॉइंट निकाल लोगे। डन। सब्स्टिट्यूशन मेथड में वही 2 इक्वेशन दिए तो आप दोनों इक्वेशन से सॉल्व कर लोगे। एलिमिनेशन मेथड में 3x + 4y = जैसे यहाँ पे एक इक्वेशन दे रखा है, तो यहाँ पे इसको पूरे को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन जाएगा 4, तो ये बन जाएगा आपका 4x - 4y = 4। अब एलिमिनेशन मेथड में आप क्या करोगे, ये क्रॉस हो जाएगा और आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। अच्छा, मैं ऐसे बिल्कुल ऐसे चलाती हूँ तो वो स्लाइड शिफ्ट हो जाती है। ओके 7x, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है ना, ऐसे कर लेना। मुझे पता है, आप लोगों को पता है। एलिमिनेशन मेथड इज माय फेवरेट मेथड। ओके मैम, ग्राफिकल मेथड में इम्पोर्टेंट नहीं है ना? हाँ नहीं है, ज्यादा कुछ खास नहीं है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है मैंने आपको स्टार्टिंग की पहली स्लाइड में बता दिए, किन किन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना। इसमें हमें कुछ नहीं करना है, टाइप्स दे रखे हैं कि कितने टाइप्स के क्वेश्चन आपके बनते हैं यहाँ पे। तो जो एनसीईआरटी की बुक्स है, बुक में जितने भी क्वेश्चन दे रहे हैं उनको एक टाइप के कैटेगरी में डिवाइड कर लिया, ताकि आपको पता चल जाए क्वेश्चन को देखते कि मुझे ये वाला मेथड से यूज करना है। तो टोटल 5 मेथड दे रखे हैं। पहला टाइप क्या है आपका, इस तरह से सिंपल 2 इक्वेशन दे रखी है जिसमें कोफिशिएंट है, वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। इसको किससे कर सकते हो आप, एलिमिनेशन मेथड से। फटाफट हो जाएगा आपका ये। एलिमिनेशन मेथड से किया, इजी हो गया। नेक्स्ट आपका दे रखा है टाइप 2, जिसमें जो आपके वेरिएबल्स हैं वो यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ गए, डिनोमिनेटर में आ गए यहाँ पे, है ना। 1/2x 1/3y। तो यहाँ पे आप क्या करते हो, 1/x को u मान लेते हो और 1/y को v मान लेते हो। 1/x को u मानते ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, u/2 + v/3 = 2। और ये टाइप 2 बन जाएगा टाइप 1, टाइप 2 ही बन जाएगा टाइप 1। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, परफेक्ट। नेक्स्ट टाइप है 1/x - 1। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। अब 1/ यहाँ पे क्या करोगे, 1/x - 1 को u मान लो और यहाँ पे 1/y - 2 को v मान लो। अब इसको u v मानते आपकी क्या हो जाएगी, 5u + v = 2। तो ये फिर से आपका टाइप 1 टाइप हो गया, है ना, टाइप 1 हो गया। तो यहाँ से फिर आप टाइप 1 का करके सॉल्व कर सकते हो। ऐसे ये वाली इक्वेशन है, इसको आप 7x के साथ xy को लिखोगे, xy को इसके साथ भी लिखोगे 7x के और 2y के साथ। कैसे लिख सकते हो ऐसे, 7x/xy - 2y/xy। y से y कैंसिल, x से x कैंसिल, 7/y - 2/x। अब यहाँ पे क्या करोगे, 1/x को मानोगे u, 1/y को मानोगे v, और वही हमारा टाइप 2 बनेगा। फिर टाइप 2 से टाइप 1 बनेगा। मैम y को v लास्ट में किसमें बोल रहे हो? हाँ, यहाँ पे 1/y को v मान लोगे तो एक चीज मान के चलना हमेशा, है ना। अगर 1/x को u मान रहे हो तो पूरे हर एक टाइप के अंदर 1/x 1/x - 1 सबको u ही मानते चलना, है ना। तो ये हो जाएगा आपका 7/v - 2/v।
7/b नहीं होगा, ये हो जाएगा 7b माइनस 2u, ऐसे बन जाएगा इक्वल्स टू 5। ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। ओके गुड, थम्स अप आ गया भैया हमारे पास बच्चों का। एक ये टाइप 5 है जिसमें 1/x + y है, 1/x - y। तो यहाँ पे पहले x + y को मान सकते हो आप u, और x - y को v मान के वहां भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर 1/x + y को भी सॉल्व कर लोगे, बट वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इन सबके ना एक एक क्वेश्चन आज की तारीख में कर लो। आज जब पूरा रिविजन कर रहे हो आप मैथ्स का, तो आप गैप के अंदर फ्री माइंडेड रहोगे कि आराम से, अब कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब गैप में जो जो पढ़ना है हमारे पास तैयार रखा हुआ है, सिर्फ उस दिन मुझे 24 आवर्स में रिवाइज करना है। इस तरह से माइंडसेट रखना। ओके भाई डर जाते हैं अपन इसकी आवाज से। क्वेश्चन स्टार्ट करें, क्वेश्चन स्टार्ट करें। हाँ ओके, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर बताओ फटाफट, अगर टाइम पे क्लास खत्म करना चाहते हो। Number 1, if x + 5y = 34 and x - 5y = -6, find the value of y - 2x. क्विक एलिमिनेशन मेथड से करो या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, एक ही बात है। टाइम लग रहा है क्या ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में? टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चा ज्यादा। देखो क्या है, x + y 5y दे रखा है डायरेक्ट। हाँ, दोनों में 5y है, तो ये सबसे बढ़िया एलिमिनेशन मेथड रहेगा। 5y दोनों से कैंसिल हो जाएगा। 2x = आ गया 28, 2x = 28 आ गया, तो x की वैल्यू 14 आ गई। x की वैल्यू 14 पुट कर दो, y की वैल्यू निकल जाएगी। बिल्कुल सही जवाब। जिन बच्चों ने भी a = -a ऑप्शन बताया है -8, वेल डन एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y = 15 हैज, मस्त है, हर बच्चे का आंसर करेक्ट आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। द लीनियर इक्वेशन 3x - 5y = 15 हैज, यूनिक सोल्यूशन होगा, 2 सोल्यूशन होंगे, इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन होंगे, है ना। मजेदार क्वेश्चन। पेयर तो दे नहीं रखा है यहाँ पे, सिंपल एक इक्वेशन दे रखी है। अब इक्वेशन में x की जितनी भी वैल्यू रखोगे y के उतने सोल्यूशन मिल जाएंगे। नो सोल्यूशन कैसे कर रहे हैं बच्चा? अरे ये फिर मैंने समझाया ना आपको, दिमाग घुमाने वाला क्वेश्चन है। हाँ, अब आ रहे हैं आंसर सही। मैनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, बिल्कुल सही आंसर है 3। परफेक्ट, बिल्कुल सही जवाब, और आपको मिलते हैं 100 रुपए। नेक्स्ट, इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट देन लाइन्स रिप्रेजेंट बाय 2 इक्वेशन। क्या होगा ये? इफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज कंसिस्टेंट, अभी समझाया है, ताजा कंसिस्टेंट। हाँ, ऐसे ये होती है स्पीड चैट की। क्या जबरदस्त बच्चों के आंसर आ रहे हैं ना। हाँ, ये हुई ना बात। देखो सी जो बच्चे आंसर दे रहे हैं वो गड़बड़ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, है ना। जो डी आंसर दे रहे हैं वो सही जवाब दे रहे हैं। मैंने अभी आपको समझाया था, सिस्टम के कंसिस्टेंट होने के लिए क्या क्या जरूरी है कि सोल्यूशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सोल्यूशन होना चाहिए। आइदर वन सोल्यूशन हो और इनफाइनाइट हो, बट सोल्यूशन होना चाहिए। अगर सोल्यूशन नहीं है तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, तो डी इज द आंसर। परफेक्ट, तभी तो इसकी वैल्यू करेक्ट आएगी, है ना। फर्स्ट और सेकंड को लेने पे कितना आ जाएगा यहाँ पे? फर्स्ट और सेकंड को लेने पे फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे हम, तो k² = आ गया 36, है ना। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई ±6, राइट। अब हम लेते हैं यहाँ पे सेकंड और थर्ड को भी ले लेते हैं साथ में, या फर्स्ट और थर्ड को भी ले सकते हो आप, किसी को भी ले लो, एक ही बात है। सेकंड थर्ड को ले लो, और या फिर फर्स्ट और थर्ड को ले लो, और आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनेगी। मैम फर्स्ट एंड सेकंड से नहीं आएगा,
क्यों नहीं आया? आ गया ना बच्चा, k/12 एंड 3/k। ये बस यहाँ पे वैल्यू आपकी 5 नहीं आएगी, k आएगी। ओके प्रणव, क्लियर है? हाँ, यहाँ पे फर्स्ट एंड सेकंड को कर लो और उसके बाद फर्स्ट एंड थर्ड, आइदर फर्स्ट एंड थर्ड ले लो या फिर सेकंड एंड थर्ड ले लो। उसको करोगे, सॉल्व करोगे आप, तो सिंपली आपका 3k हो जाएगा इधर, और -k² प्लस, माइनस से तो माइनस कैंसिल वैसे ही हो रहा है आपका, 3k एंड दिस इज k² - 3, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी k = 0 and 6। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, k की वैल्यू निकल गई 0 and 6, ठीक है, 0 and 6। अब k यहाँ पे क्या है, ये C1 और C2 नॉट इक्वल टू है ना, यहाँ पे इससे जिससे भी करोगे आप, फर्स्ट और थर्ड लोगे या सेकंड और थर्ड लोगे, नॉट इक्वल टू आएगा, तो k की वैल्यू भी यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 और 6 आएगी। मतलब k की वैल्यू आइदर 0 भी नहीं हो सकती एंड 6 भी नहीं हो सकती। अब यहाँ तो k की क्या वैल्यू दे रखी थी फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व करने पे, +6 दे रखी थी और -6 दे रखी थी। तो पहला और दूसरा तो बोल रहा है कि k की वैल्यू -6 और +6 हो सकती है, और इधर ये बोल रहा है 0 और 6 हो सकती है। तो इसका मतलब दोनों को, इन दोनों को रिजॉल्व करते हुए हम आंसर क्या देंगे, आंसर k = -6, k = -6, तो B इज द आंसर। गॉट इट, समझ में आ गया? हाँ, ये हुई ना हर्ष मोदी, क्या बात है, पूरा सॉल्व करके बता दिया बच्चे ने। गुड वन। चले आगे। In a 2-digit number, the units digit is twice the tens digit. If 27 is added to the number, the digit interchange their places. Find the number. ये क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे डाउट क्लास में भी so many times, 100 times अगर पूछ चुके हैं पूरे साल में, अलग अलग बच्चे, 100 स्टूडेंट पूछ लिया होगा सेम क्वेश्चन। फटाफट आंसर बताओ। हाँ, अब तो जिन बच्चों ने पूछा उनको याद ही हो गया होगा। ओके, गॉट इट, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 36 आएगा, ऑफ कोर्स 36 में वैसे भी 36 के अंदर 27 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 63, है ना मैम? मुझे याद हो गया ये। गुड। नहीं किया है तो एमसीक्यू मैराथन देख लेना, डाउट क्लास में आ जाना, मैम एक्सप्लेन इट। अरे बच्चा, पता है इसको एक्सप्लेन करते करते तो ऐसा लग रहा है कि मेरे पूरी जिंदगी निकल जाएगी। इतनी बार मैंने इस क्वेश्चन का पूरे साल में सबसे ज्यादा मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है ये। मतलब मैं ये नहीं कह रही कि सेम क्वेश्चन है, बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स के द्वारा। तो ये क्या है, 2 डिजिट नंबर। तो सपोज हमने वो डिजिट माना x और y, ठीक है, 2 डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट होगा उसका यूनिट डिजिट, ये हो गया y यूनिट डिजिट। क्या हो गया ये, यूनिट डिजिट, है ना। और ये वाला हो गया आपका टेंस प्लेस, ठीक है ना, टेंस प्लेस वाला डिजिट हो गया। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, xy को हम ऐसे लिख सकते हैं 10x + y, है ना। अब वो बोल रहा है कि xy में, इस नंबर में अगर आपने 27 ऐड किए तो नंबर्स की डिजिट रिवर्स हो जाती है। मतलब x तो आ जाता है यूनिट प्लेस पे और टेंस प्लेस पे आ जाता है y, तो ये बन जाता है yx, है ना, ये बन गया yx। तो अब इसी को आपको लिखना है 10x + y + 27 = 10y + x, और यहां से आपको मिल जाएगा 9x - 9y = -27, ठीक है। कर लोगे आप, अब कर लोगे, आई होप कर लोगे, नहीं तो हमारा उधर लेट हो जाएगा बच्चा, है ना। कर लोगे ना, कैन यू डू इट नाउ। ये 2 इक्वेशन बन रही है आपकी, यहाँ से 9x - 9y, x - y कितना हो जाएगा, 9 कॉमन ले लो, है ना। हाँ, 3 टाइम्स आ जाएगा आपका, है ना। और जो यूनिट डिजिट है यहाँ से आपको ये भी पता चल रहा है ट्वाइस है, तो ये जो आपको ऑलरेडी बता हुआ है कि यूनिट डिजिट प्लेस, मतलब यूनिट हमने क्या माना था, y = क्या हो गया, 2 of x। तो बस इसके अंदर पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो। क्लियर। ओके, लेट्स गो फर्दर। अगर कोऑर्डिनेट का ज्ञान नहीं होता तो क्या हेलीकॉप्टर उड़ पाता? ये क्या है मैम, ये क्या था? कोऑर्डिनेट का अगर नॉलेज नहीं होता, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं होती तो क्या होता,
आसमान में जो ये एयर ट्रैफिक होता है ना, प्लेन एक दूसरे से टकरा रहे होते, प्लेन उड़ ही नहीं पाते। ये रियल लाइफ एप्लीकेशंस है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टाइप्स ऑफ क्वेश्चन, बहुत सबसे प्यारा सा सिंपल सा चैप्टर है, 2-3 फॉर्मूलेज हैं, लर्न कर लिए और हो गया। ठीक है ना, 2-3 फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चंस हैं, फटाफट कर सकते हो आप। ओके, ट्रिग्नोमेट्री या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चा। मैम हेलीकॉप्टर रुक गए उड़ाएंगे हेलीकॉप्टर भी अपना। अभी मैंने ड्रोन ऑर्डर किया है, बड़ा मस्त लगता है। एक वीडियो लेके आएंगे आपके अंदर जिसमें पूरा ड्रोन का एक्सप्लेनेशन मैथमेटिक्स की हेल्प से, कि मैथ्स का क्या यूज है इसके अंदर बताएंगे। टर्म 2 के अंदर इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू डिस्टेंस फॉर्मूला याद करना, d = √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सेक्शन फॉर्मूला रहेगा आपका ये m1 x2 + m2 x1 / m1 + m2 है ना, ये वाला। और अगर मिड पॉइंट है, वो जो जिसपे सेक्शन कर रहा है, कोई भी लाइन कोई पॉइंट कट कर रहा है, अगर वो मिड पॉइंट है तो x1 + x2/2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाती है, रेशियो क्या हो जाता है, 1:1। इसलिए यहाँ पे x1 + x2/2 y1 + y2 आ जाता है। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट है, x1 + x2 + x3 / 3। ठीक है, अभी देखते हैं इसका अपन। मैंने आपका न्यू वीडियो देखा जो भैया के साथ है। भैया कौन से? अच्छा, आयुष के साथ में। अच्छा हाँ, अब आप लोग भी अच्छा रिजल्ट लेके आओ, फिर आप लोगों का भी मैं इंटरव्यू लेऊंगी। ठीक है ना, या तो आपको हटाया जाना या मुझे बुला लेना अपने प्लेस में। ठीक है, आप अपने जूनियर्स को मोटिवेट करना। ओके, तो ज्योमेट्री के अंदर डायमेंशन का खेल है, साइज, शेप, डायमेंशन। कितनी डायमेंशंस होती है दुनिया में? इस दुनिया में कितनी डायमेंशंस है? फटाफट लिखो चैट में। अच्छा, आगे की क्लास देखो, 7 बजे तक पूरा चैप्टर फिनिश। ठीक है, 10 मिनट्स, 10 भी नहीं 11 मिनट्स है, 11-13 मिनट्स है ना। 7 बजे तक पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फिनिश कर देंगे अपन। रिवीजन करना है, अपना मेन मोटिव क्या है, रिवीजन करना। ओके, तो अब ये देखो कि डायमेंशन कितनी होती है। देखो, वैसे हम 4 डायमेंशन मानते हैं, है ना, x y z तो होती है, उसके साथ साथ टाइम भी होती है, टाइम है ना, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, उसके साथ साथ एक टाइम डायमेंशन भी होती है। कैलकुलेशन में, कभी भी मैथमेटिक कैलकुलेशन में उसे यूज नहीं किया जाता। अगर स्ट्रिंग थ्योरी देखी जाए या किसी और हायर उसमें देखा जाए तो 11 डायमेंशन, 21 डायमेंशन भी होती है। तो अभी यहाँ पे हमने ये 3 डायमेंशन के ऊपर ही हम काम करेंगे। मोस्टली हम 2 डायमेंशन में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मोस्टली 2 डायमेंशन ही रहता है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लाइन, आप लोगों को पता है। ठीक है ना, मैं बिल्कुल आगे क्विकली निकाल रही हूँ इसको, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट स्लाइड थी फॉर्मूला वाले, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ओके, सो आर यू रेडी फॉर फास्ट रिविजन फॉर 10 मिनट्स? ठीक है, 10 मिनट्स का करते हैं बस अपन लास्ट। रेक्टेंगल, ऑर्थोगोनल, ऑर्डिनेट सिस्टम। एक्स वाई कोई पॉइंट दे रखा है आपको, है ना, उसके अंदर जो एक्स एक्सिस होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट, एब्सिसा, है ना, ये सब पता है ना आपको। एब्सिसा किसे कहते हैं? एक्स वाला होता है एब्सिसा और वाई वाला होता है ऑर्डिनेट। POM यहाँ पर हो जाएगा आपका एब्सिसा, और इधर आपका ये पूरा ON हो जाएगा ऑर्डिनेट। ऑर्डर्ड पेयर x, y, इनको ऑर्डर्ड पेयर क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले x लिखा जाता है, फिर कोमा लगा के y की वैल्यू लिखी जाती है। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। परफेक्ट, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाउ दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट जिसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट जिसमें x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x पॉजिटिव होता है एंड y नेगेटिव होता है। रिवाइज करते चलो मेरे साथ में। AB डिस्टेंस फॉर्मूला, अगर यहाँ पे कोई पॉइंट दे रखा है आपको x2/2 और हियर इज द पॉइंट 1 AB, ये होगा AB, दिस इज B। ठीक है, A की कोऑर्डिनेट है x1 y1, तो आपको AB निकालना है x2 - x1 प्लस y2 - y1। एक बार क्लियर थम्स अप देते जाओ फटाफट, अगर याद होता जा रहा है तो रिवाइज होता है ना। अब देखो, अगर ये बच्चा साइकिल चला रहा है, ये किस तरह से यहाँ पे स्केटिंग कर रहा है। ये जो कप्स रखे हैं ना, ये क्या रखे हैं, कप्स एक लाइन में रखे हुए हैं, एक लाइन में। अगर ये कप एक दूसरे के साथ लाइन में, तो हम इसको क्या बोलेंगे, कोलिनियर है। क्या है ये, कोलिनियर। अगर ABC 3 पॉइंट एक ही लाइन में, एक ही स्ट्रेट लाइन पे रखे होते हैं, कोलिनियर होते हैं।
तो आइदर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होगा, नहीं तो ए सी प्लस बी सी प्लस इक्वल टू ए बी होगा, और ए सी प्लस ए बी इक्वल टू बी सी होगा। अगर 4 पॉइंट भी होते हैं ए बी सी डी और ये सारे पॉइंट भी रखे रहते हैं यहाँ पर ही, मतलब सारे एक ही लाइन पे हैं, तो उनका सम किसी ना किसी दो डिस्टेंस के, मतलब ए और डी क्या होगा, यहाँ पे ए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ऐसे इस तरह से 3 में क्या होगा, ए सी की वैल्यू हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। ठीक है, क्लियर, कोलिनियर, परफेक्ट। नेक्स्ट आ जाओ सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूले में 2 तरह के फॉर्मूला होता है, एक इंटरनल होता है, एक्सटर्नल होता है। इंटरनल ही मोस्टली आपके सिलेबस में है, एक्सटर्नल फॉर्मूला अभी नहीं आएगा, डेफिनेटली नहीं आएगा, बट फिर भी मैं आपको सेफर साइड पढ़ा रही हूँ, थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ। इंटरनल में क्या होता है कि जो 2 लाइन है, ये 2 लाइन है, सपोज यहाँ पे एक लाइन है ए, जैसे ये वाली लाइन ले लेते हैं हम, ए और ये बी, ठीक है, ए और बी, ये 2 पॉइंट्स है ए बी, ये ए बी में पी पॉइंट इन दोनों के बीच में है, इन दोनों लाइन के बीच में, तब तो इसको बोल देंगे हम इंटरनल डिवीजन। और ये ए बी लाइन, ये जो ए बी लाइन है, इससे पी पॉइंट बाहर है, तो इसको बोल देंगे हम एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर, हाँ, परफेक्ट। एक्सटर्नल इंटरनल में डिवीजन के फॉर्मूले में सिर्फ प्लस एंड माइनस का रोल रहता है और कुछ भी नहीं होता। ये पूरा डेरिवेशन है इसका कि कैसे आया है। अगर पूरा देखना है तो आप क्या करोगे, रिकॉर्डेड वीडियो में जाओगे या फिर 1 शॉट रिवीजन में चेक करोगे। ठीक है, हम डायरेक्ट फॉर्मूले पे चलेंगे। इंटरनल डिवीजन का पूरा डेरिवेशन था, दिस इज एक्सटर्नल डिवीजन का डेरिवेशन। नाउ दिस इज द फाइनल फॉर्मूला जो हमारे पास आता है कि वो जो पॉइंट है जो कि इंटरनली डिवीजन कर रहा है, एक ऑर्डिनेट, एक एब्सिसा होगा, एक ऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे जो आपका एब्सिसा है उसका क्या रहेगा, पॉइंट का फॉर्मूला mx2 plus nx1 upon m plus n and my2 plus ny upon m plus n। ये क्या है, इंटरनल डिवीजन है बेटा, इंटरनल डिवीजन। अगर यहीं पे एक्सटर्नल डिवीजन होगा, मतलब पॉइंट उस लाइन के बाहर है, पॉइंट उस लाइन के बाहर है, तो वहां पे सिर्फ माइनस साइन आ जाएगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। mx2 minus nx1 upon m minus n, ऐसे my2 minus ny1 upon m minus n। तो ये ओके, क्लियर। अब अगर वो जो आपने एक्सटर्नल वाला फॉर्मूला बनाया था mx2 प्लस mx1, सॉरी mx2 प्लस nx1 है ना, अपॉन m प्लस n है ना। यहाँ पे आपको ये मिड पॉइंट है, मतलब ये 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो m की वैल्यू भी क्या होगी 1 और n की वैल्यू भी क्या होगी 1। तो m1 की वैल्यू 1 रखने पे और n की वैल्यू 1 रखने पे ये क्या होगा, mx1 प्लस nx2, मतलब 1x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2, ऐसे आ जाएगा। क्लियर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे y2 के लिए भी आप लोग कर लेना। नाउ सेंट्रोइड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे सेंट्रोइड का आने का चांसेस है, ये मान के चलो अगर आप स्टैंडर्ड मैथ से हो तो स्टैंडर्ड, क्योंकि बाकी सेक्शन फॉर्मूला ये सब पे तो बेसिक मैथ्स में आएगा ही सही, बट अगर आपने स्टैंडर्ड मैथ्स ले रखा है तो क्या कर सकते हैं, वो ज्यादा सेंट्रोइड से दे सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, कल वाली क्लास में भी हमने पढ़ा था, मीडियन इज अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड। सैटरडे को हमने केस बेस्ड क्वेश्चन लिया था, उसके अंदर भी ये चीज आई थी, मीडियन इज अ लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड एंड ऑपोजिट वर्टाइसेस। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस इज द सेंट्रोइड। तीनों मीडियन है, मीडियन क्या कर रही है, सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, और उनका जो ये इंटरसेक्शन पॉइंट है यही सेंट्रोइड है। और ये किस रेशो में डिवाइड करती है, ये जो सेंट्रोइड है आपका, ये पॉइंट पूरी उस लाइन को, मीडियन को किस रेशो में डिवाइड करता है, 2:1 में, है ना, 2:1 में। क्लियर, हाँ, बहुत बढ़िया, याद है। तो बस वहां से ये फॉर्मूला निकल के आता है कि सेंट्रोइड का जो फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 एंड y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। क्लियर, ओके। हाँ मैम, स्कूल में सर बोल रहे थे, हाँ बच्चे ना 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 ऐसी फालतू नेगेटिव बातें नहीं करते बच्चा, ऐसे डरते नहीं है, कोई ऐसी नेगेटिव बात एग्जाम टाइम पे लेके ही नहीं आनी है। सब बहुत बढ़िया मार्क्स से पास होंगे और बहुत शानदार मार्क्स आएंगे आपके, मैं गारंटी दे रही हूँ ना, गारंटी। मैम को भरोसा है आप लोगों पे। फटाफट इसका आंसर बताओ। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द
0.5,4 एंड -2,3। फटाफट आंसर। क्या बात है तस्नीम आंचल, गुड। यामिनी, क्या बात है बेटा। आंसर देना इंपॉर्टेंट है, सही दे गलत दे वो बात की बात है, फिर सही देना इंपॉर्टेंट है बट गलत हो रहा है तो कहाँ गलत हो रहा है ये ध्यान रखना है ना। ये सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। अगर किसी ने गलत आंसर भी दिया है तो आप लोगों को चेक करना है। बिल्कुल सही, ऑलमोस्ट सभी बच्चे आंसर सही दे रहे हैं। 82,0। कुछ बच्चों ने बी दिया है। बिट्टू बेटा आपको भी कैसे आया ये? अच्छा आपने वो बेटा ये एक्स एक्सिस पे है, अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट तो ऑफकोर्स 0 हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे देखो पॉइंट एक्स एक्सिस पे तो वाई कोऑर्डिनेट 0 रहेगा, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो रहे हैं। सी डी में से तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता है ना, आइदर ए या बी में से हो सकता है, तो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन a 1,3 एंड b x, 7 इज 5, द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 0। बढ़िया क्वेश्चन है, फटाफट करो। मैम सबने इतनी जल्दी कैसे निकाला? भाई निकाल लेते बच्चा, स्पीड इंक्रीज करो अपनी, फटाफट फटाफट। 4 मिनट के अंदर 4 क्वेश्चन खत्म करने हैं अपन को। मैम ने बस एक बार कमिटमेंट कर ली तो मैम फिर खुद की भी नहीं सुन। 7 बजे मतलब 7 बजे, क्योंकि मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि बच्चे इतनी देर तक रुके रहे, उन्होंने मैम की बात मानी पूरा पेशेंस से, पूरे क्लास के अंदर एकदम शानदार तरीके से चैट बॉक्स में आंसर आते हैं। मैम ने आपकी बात मानी। देखो आप लोगों ने बोला था एसएमआर मैम यूट्यूब पे मत चलाना, डिस्ट्रैक्शन होता है ना। बार बार बच्चों का यही मैसेज आ रहा था मैम कि हमें यहीं पे रखनी है लाइव क्लास में। ओके ठीक है, तो ये हो गया आपका। यहाँ पे क्या आंसर आया बच्चों का? ए आंसर दे रहे हैं मोस्टली बच्चे। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल ए आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट a plus b, b plus c, एंड a minus b एंड c minus b is। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है आपका। इसका आंसर बताओ। ये मैंने एमसीक्यू मैराथन में भी कराया आप लोगों का। हाँ एमसीक्यू मैराथन में भी सेम क्वेश्चन किया हुआ है अपन ने। इसका आंसर निकाला था 2√2b। बिल्कुल सही जवाब, परफेक्ट परफेक्ट। कुछ बच्चों ने बी बताया, आई डोंट नो। बिट्टू बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना अपने आज, अभी इसी वक्त। जहां गलती हो रही है वहां पकड़ लो। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -5,4 एंड 9, -8। फटाफट कर दो। -5 + 4 + 9/2। क्विक आंसर आ जाएगा इसका। -5 + 9/2, 4/2, तो 2 आ गया, एंड 4 - 8/2। भैया सारे क्वेश्चन बेटा, सारे क्वेश्चन एमसीक्यू मैराथन में लिए हुए हैं, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एमसीक्यू मैराथन देख लेना, उसमें वो क्वेश्चन मिल जाएगा। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो कहीं बाहर से आया है, सब आपके वन शॉट में एमसीक्यू मैराथन में से आपकी चेकिंग के लिए पूछा हुआ है ना। सबके सोल्यूशन, वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल है। हाँ बिल्कुल सही, बी इज आंसर। परफेक्ट परफेक्ट, बी इज आंसर। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास। ठीक है, बिल्कुल 2 मिनट है अपने पास, 7 बजे हम फिनिश भी कर देंगे। 2 vertices of a triangle are -2, -3 and 4, -1, and the centroid is the origin. The coordinate of the third vertex of the triangle are। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ सेंट्रोइड का, x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3। तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, x1 y1 और x1 x2 x3 तीनों दिए हुए हैं, उधर y1 y2 y3 तीनों दिए हुए हैं। तीनों को ऐड करके /3 करोगे और वो किसके इक्वल होना चाहिए? 0,0 पे, क्योंकि यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि सेंट्रोइड जो है आपका वो ओरिजिन पे है, ओरिजिन पे, तो इक्वल्स टू कर दो। क्या बात है, आज तो तस्नीम सबसे फर्स्ट आंसर दे रही है बच्चा। परफेक्ट, और बच्चे बिल्कुल सही जवाब सी, -2,4। -2,4 इज द फाइनल आंसर। यामिनी का भी आ गया, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आप बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पूरी क्लास के अंदर एकदम डिसिप्लिन मेंटेन रखा, शांति से आपने सारी क्वेश्चंस के आंसर दिए हैं। सो मच थैंक यू। ठीक है, नाउ उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त ना हो जाए। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द
गोल इज रीच। तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी पढ़ाई इसी तरह कंसिस्टेंटली जारी रखनी है। कल हम रिमेनिंग जो 4 चैप्टर है उनका 2 आवर्स के अंदर पूरा रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद वेडनेसडे को आपका साइंस का रिवीजन होगा। ओके मैम, पॉइंट काउंट कर लिए हैं, कितने आए बता दो लास्ट में बाय बाय बोलते हो, पॉइंट बता दो अपने। सो बाय बाय, टेक केयर। 17 पॉइंट आए हैं, क्या बात है, मतलब 20 में से, मतलब 2000 में से 1700 रुपए, तस्नीम के 2000 में से 2000, प्रथम के 19। वाह वाह मेरे वीर जवानों वीरांगनाओं, शानदार तरीके से, क्या खतरनाक तरीके से सारी बच्चियों ने, पता नहीं क्या बोल दिया ना मैंने, आजकल मैं थोड़ा हिंदी ज्यादा बोल रही हूँ, है ना। कहाँ पे एक पहले फ्लुएंट इंग्लिश बोलना पड़ता था और कब अब हिंदी इंग्लिश मिक्स तो छोटी मोटी गलतियां हो जाए तो माफ कर देना बच्चों, हैं। ओके 18 पॉइंट्स, गुड गुड गुड, परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया, फ्लुएंट हिंदी। ओके बाय 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 बाय, सी या, लव यू ऑल द बेस्ट। ऐसी तैयारी करते रहो, मचाते रहो खतरनाक तरीके से, और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो कि आप जो पढ़ रहे हो आपको समझ में आ रहा है और जल्दी से आ जाएगा। और तबीयत खराब मत करना, है ना, तबीयत का सबसे ज्यादा ध्यान रखना। ओके बाय, गुड नाइट।